बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है सुबह से आगे। उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। आज 3 जुलाई है, जुमेरात का दिन है और आपको पता है जब भी जुमेरात आती है तो आप एक्साइटेड भी फील करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आगे वीकेंड आ रहा होता है। लेकिन रोज़ ही चल रहा होता है, फिर मुझे वो शेर याद आ जाता है कि सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो मोनोटोनस चल रही है ना, उसके अंदर रोज़ाना हम कुछ ना कुछ ऐसा नया ढूंढते रहें जो हमें ज़िंदगी गुजारने का मकसद देता रहे। फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अपने आप को। मेरा नाम आयशा यूसुफ। मेरा नाम अनम अहमद है। आयशा, जिस तरह आपने कहा कि आज 3 जुलाई है तो आज के दिन की मुनासबत के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे है इंटरनेशनली। तो ये हम बात तो करते हैं ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से और ग्रीन एनर्जी के हवाले से। तो प्लास्टिक फ्री इस हवाले से पाकिस्तान में भी एक कैंपेन चलाई गई थी कुछ अर्सा पहले, एक नहीं प्लास्टिक बैग जो है ना वो ख़त्म किए जाएंगे, लेकिन वो उस तरह से इतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकी। लेकिन बहरहाल ये इंटरनेशनली इस दिन को मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके कि प्लास्टिक कितनी डेंजरस है इस प्लैनेट अर्थ के लिए। डेफिनेटली। और अपना मैसेज अगर आपने दुनिया तक पहुंचाना है तो पहले सिर्फ एक मीडियम हुआ करता था, वो होता था टीवी चैनल्स या फिर अगर मैस कम्युनिकेशन के दीगर जराए की बात करें। अब तो सोशल मीडिया आ चुका है। सोशल मीडिया के ऊपर सबके अकाउंट्स मौजूद होते हैं और उन अकाउंट्स के थ्रू जो है ना अपना मैसेज भी पहुंचा सकते हैं और वो अच्छा मैसेज हो तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। आप अपना एक रोल जो है ना वो एक अच्छी सोसाइटी के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन पहली जो हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो है तो सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में, लेकिन वो इससे थोड़ी सी जरा मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है जरा बताएं। मुख्तलिफ ये है कि डिजिटल अकाउंट्स तो सबके बने हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद इन अकाउंट्स का क्या बनेगा? ये यकीनन सवालिया निशान है, किसी ने सोचा भी नहीं होता कि खैर हम अपने मरने का सोचते भी नहीं। डर अच्छा, एक तहकीक हुई है, उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि 3/4 से ज्यादा लोगों यानी ये 76% के करीब बनते हैं, इनके पास इस बात का कोई मंसूबा तक नहीं है कि उनके मरने के बाद उनके डिजिटल असासों के साथ क्या किया जाए। आयशा, कभी आपने सोचा है कि अच्छा देखिए, मैंने तो अभी अपने फिजिकल असासों के बारे में नहीं सोचा, अपनी कोई वसीयत नहीं बनाई। यही बात है ना, वो आप वो 76% में आ रही हैं। असासे मौजूद ही नहीं है कि ना उनके बारे में बंदा वसीयत भी बना ले कि मेरे मरने के बाद, और मरने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जायदातें होती है ना और औलाद मौजूद होती है, पूरी फैमिली मौजूद होती है, वो तो सोचता ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये इसलिए है कि अब जो डिजिटल असासे हैं वो बहुत ज़्यादा आपके कीमती असासे भी बन चुके हैं। आप उनसे कमा भी रहे होते हैं एंड देन कुछ इस तरह की करेंसीज वगैरह भी आ चुकी हैं। अगर उन तक रसाई जो है ना वो आपकी घर वालों तक या आपके जो आपने जिसको भी डेजिग्नेट किया हुआ है उस तक नहीं होगी तो फिर तो वो ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन आयशा, मसला ये ना कि अपनी ज़िंदगी में लोग अपने पासवर्ड्स नहीं शेयर करना चाह रहे, चाहे वो आपका करीबी हो। आप कर सकते हैं। मेरे तो कोई ऐसे असासे ही नहीं आयशा जिससे मुझे मेरी अर्निंग सोर्स हो। जिनके असासे हैं वो तो करते ही नहीं है, लेकिन जिनके असासे नहीं है ना हम जैसे लोग, हम भी नहीं करना चाहते। बट ये है कि कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए। 5 अफराद में से एक से भी कम यानी कि 18% जो है ना वो इसके बारे में जानते ही नहीं है, यानी कि बहुत कम लोग हैं जिनको इनके बारे में पता है। तो वो तमाम लोग जिनके डिजिटल असासे मौजूद हैं जो बहुत कीमती हैं या फिर जो सोशल मीडिया को और अपने अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हैं पैसे कमाने के लिए, जिनका प्रोफेशन ये है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उन सबको कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। कोई वसीयत कर लें, खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है उनको कल और उनकी अचानक से मौत वाक़ई हो जाती है तो फिर उनके असासे जो हैं वो किसके हिस्से में आएंगे या फिर उनके पासवर्ड्स किन के साथ शेयर किए जाएंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हमने सोचा आपके साथ ये शेयर कर लेते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। आप उन अकाउंट्स की बात करते हैं जिनके अंदर एक्चुअल में मौजूद होता है, यानी कि एक्चुअल में आपकी सैलरी उसमें आती है या अपनी सेविंग्स आप उसमें करते हैं। मैं बात ये कर रही हूँ उन बैंक अकाउंट्स के बारे में जिसमें आपको पता है कि 70% से ज़ायद बैंक अकाउंट्स जो है ना उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि 50,000 रुपए से भी कम अमाउंट उसके अंदर मौजूद है। आपका अकाउंट उनमें शामिल है या आप अमीरों में? मैं थोड़े से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी थोड़ी बेहतर 50 से बेहतर कंडीशन में। अच्छा, ये इंकशाफ जो हुआ है ना स्टेट बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि सिर्फ 3% ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा रकूम पड़ी हुई हैं, जो दौलत में शदीद अदम तफावुत का उजाहिर करता है। वाह, क्या वर्ड आपने देखा, मैं सीख रही हूँ ना ऐसा। इसका मतलब है कि डिस्पैरिटी का ना होना, यानी कि डिफरेंस जो है ना वो बहुत कम रह जाता है उन लोगों के दरमियान। खैर जी, इसके साथ साथ कहा गया कि मुल्क में डिजिटल बैंकिंग में इजाफा हो रहा है और इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम से रवा माली साल की पहली तिमाही में 8.5 ट्रिलियन मालियत की 371 मिलियन ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की बात तो की जाती है, लेकिन ये एक सच है, एक हकीकत है कि हमारे मुल्क के अंदर इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है ना
वो बहुत तेज़ी से ना सिर्फ आगे बढ़ रही है और लोग उसको फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना भी नहीं चाहते, डॉक्यूमेंट करना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है, पैसे हैं, सारे लोगों के पास पैसे हैं लेकिन वो बैंक अकाउंट्स में नहीं रखते हैं। चलें जी आगे बढ़ जाते हैं। वॉशिंगटन से आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। वॉशिंगटन में दौड़ते उड़ते हुए डायनासोर की रेस का इनेकाद हुआ। आप परेशान ना हो, ये असली वाले डायनासोर और सचमुच वाले बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस रेस में शरीक 300 से ज्यादा अफराद डायनासोर के कॉस्ट्यूम में मौजूद रहे और इस रेस में मर्द, खवातीन और बच्चों ने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहने और इसमें हिस्सा लिया। आप देख भी सकते हैं। यार वैसे ये तो कहाँ से डायनासोर, लेकिन तो मजेदार लग रहे हैं, कार्टून कैरेक्टर्स नहीं होते। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए बात यह है कि वो खुश रहने के लिए ये सब कुछ करते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढते रहते हैं और ये एक्टिविटीज जो है ना हेल्दी भी होती हैं और ये बेसिकली आपकी नफ्सियात के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपके पास इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होंगी, मुझे लगता है कि माशरे के अंदर बिगाड़ जो है ना बड़ी आसानी से, वो कहते हैं ना खाली अगर दिमाग हो तो वो शैतान का घर बन जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये सोसाइटीज भी सोच रहे होते हैं। देखिए इसके साथ एक ये डाइव करने का जो है ना वो भी किया जाता है। एक तरफ डायनासोर जुरासिक पार्क की फीलिंग्स दी गई है वहाँ पर रेस लगा के और उसके साथ साथ यहाँ पर ये वाली एरियल व्यू देखे कितना खूबसूरत है। वैसे आप ये कर सकते हैं। मेरा दिल कर रहा है ये करने का, आप देख के मेरा यही दिल कर रहा है। वॉशिंगटन चलते हो तो वॉशिंगटन को चलिए। यहाँ का मुझे नहीं पता, अगर कोई देखने वाले अगर आपके पास ये है तो प्लीज हमारे सोशल मीडिया पर आकर हमें बताइए। हम वहाँ पर आएंगे आपके साथ, हम पैकेज भी बनाएंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी करेंगे अगर आप हमें ये वाली फ्लाइट जो है ना ये करवाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर कर लेते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज जो है ना हो चाहिए क्योंकि ये एक्टिविटीज आपको मसरूफ रखती हैं और जिससे आपका मूड जो है ना वो बड़ा अच्छा सा होता रहता है। अच्छा जी, जनूबी कोरिया आपको लेकर चलते हैं जहां पर हाइकर्स को पहाड़ की चोटी पर लाखों कीड़ों ने आन दबोचा। गैंगस्टन पहाड़ की चोटी है, उसका नाम है, बड़ा मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से मैंने रट्टा लगाया इसका। इन कीड़ों को कुछ लोगों ने भगाने के लिए बिजली के आलात इस्तेमाल किए। ये पहाड़ जो है वो कीड़ों से ढका हुआ था और उन्होंने जैसे यहाँ पर मोटा कालीन बना रखा था। ये आप देख रही हैं, ये जमीन नजर नहीं आ रही है। अच्छा, ये कालीन नहीं, ये कालीन नहीं है, ये जमीन नहीं है, बल्कि ये सारे कीड़े हैं, ये बग्स हैं सबके सब। ये तो बड़े खौफनाक। अगर आपको ये नजर आए तो आप यहाँ से मूव कर सकती हैं, ये क्रॉस। अच्छा, मुझे तो वैसे इंसेक्ट से वैसे ही डर लगता है, पता नहीं क्यों। ये जो बरसात का मौसम आता है ना, इसमें काफी सारे इंसेक्ट्स निकल आते हैं। मुझे इनसे बड़ा खौफ आता है। हालांकि वो बेचारे आपको क्या ही कहते हैं, लेकिन ये तो खैर बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि कालीन तो बहुत कुछ कह सकते हैं। इसलिए मैं जरा दूर भागती। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इनको पता है लव बग्स कहा जाता है। मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा लव बर्ड्स तो मैंने सुना हुआ था, लव बग्स जो है ना वो पहली मर्तबा है। और इसकी रीजन पूछो मेरे से क्या है? इसकी रीजन ये है कि इसमें जो हस्बैंड वाइफ है ना, अगर इनकी शादियां होती हैं तो ये दोनों एक साथ परवास करते हैं, एक साथ उड़ते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि इनका साथ जो है ना हमेशा। आपकी रिसर्च से हस्बैंड वाइफ बग्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर साथ जोड़ी कह ले भाई, हस्बैंड वाइफ ना कहें, जोड़ी कह ले, जोड़ी होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। मशहूर रेसलर और अदाकार भी हैं द रॉक यानी डिवाइन जॉनसन भी, उनकी जो इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उनकी नन्ही बेटियों को उनका मेकअप करते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अच्छा, ये तो मेकअप उनकी बेटी कर ही रही है। मैंने इस तरह की एक वीडियो सकलैन मुश्ताक की भी कुछ अर्सा पहले देखी थी। उनकी बेटियां भी है ना, उनका मेकअप कर रही थी, तो बड़ी क्यूट लग रही है। अच्छा, ये डिवाइन जॉनसन की ना ये कोई पहली वीडियो नहीं है अपनी बेटियों के साथ जिसमें ना वो उनका मेकअप कर रही है। इससे पहले भी कई वीडियोज़ भी आ चुकी हैं और ये वीडियो भी काफ़ी अरसे से बहुत फेमस है, बहुत वायरल भी हुई है। और सकलैन मुश्ताक का आपने जिक्र किया, वो भी बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। इस तरह की वीडियोज़ ना मैसेज बड़ा अच्छा देते हैं। वो ये कि आप अपनी बेटियों के साथ या अपने बच्चों के साथ जब वक्त गुजारते हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, उनकी एक हेल्दी ब्रॉटअप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और हॉलीवुड स्टार्स हों या हमारे क्रिकेटिंग के स्टार्स हों, क्रिकेटिंग के लेजेंड्स हों, वो अगर इसको इतनी अच्छी तरह से समझते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को भी समझना चाहिए। और बच्चों के चेहरे पे भी वो बेटी कितनी खुश हो रही थी ये करके, उसको लग रहा था कि बहुत ही सिक्योर बच्चे जो है ना वो पैदा होते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जब हम देखते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, आगे बढ़कर ना उनकी पर्सनैलिटी में कोई कमियाँ नहीं रह जाती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ICC विमेन T20 की आलमी रैंकिंग जारी हो चुकी है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सादिया इकबाल की पहली पोजीशन बरकरार है, बड़ी अच्छी खबर है। पाकिस्तान की विमेन टीम के लिए ताज़ा तरीन रैंकिंग के मुताबिक बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल ने दूसरे नंबर पर आई हैं और भारत की दीप्ति शर्मा जो है वो तीसरे नंबर पर मौजूद है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की जो मारूफ खिलाड़ी हैं वो पहले नंबर पर आई हैं और पाकिस्तान की नशरत संधू जो है ना वो टॉप 10 में शामिल होकर 8वीं पोजीशन पर मौजूद है। जबकि बैटिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की मोने पहले नंबर पर आ गई हैं और बैटिंग के टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। लेकिन
इसका मतलब ये है कि बॉलिंग के अंदर जो है ना हम बड़ा अच्छा परफॉर्म करें। ऑलराउंडर की कैटेगरी की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की मैथ्यूज़ जो है वो पहले और पाकिस्तान की फातिमा सना 13वें नंबर पर विराजमान है। भाई पाकिस्तान की क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है ना स्पेशली वुमेन के लिहाज से अगर हम बात करें, हमारी मेंस टीम तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी, लेकिन हमारी वुमेन्स टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। बड़े बड़े हम ये कह सकते हैं रैंकिंग में भी आगे जा रही हैं। आपको पता है सना मीर को हॉल ऑफ फेम जो है ना जी उधर भी शामिल कर लिया जाएगा। बट रिसोर्सेज कम है विमेन कंपैरेटिवली मेन से, रिसोर्सेज कम होते हैं ज़ाहिर खवातीन के, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कम्पीट कर रहे हैं दुनिया से और आगे बढ़ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। उम्मीद हमने छोड़ी नहीं है, आगे बांग्लादेश जा रही है हमारी टीम। पाकिस्तान की मेंस टीम की बात करें, आई होप अच्छा परफॉर्म करना, प्लीज इज्जत रखिएगा सारी। आगे बढ़ जाते हैं क्रिकेट की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में ब्रॉडकास्ट व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड बन चुका है पाकिस्तान के लिए। जी लाहौर में PSL इंतजामिया स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि PSL 10 से 50 करोड़ से ज्यादा मालियत की गेट मनी हासिल हुई है। अब PSL 10 में गुज़श्ता सीजन के मुकाबले में ब्रॉडकास्ट व्यूअरशिप कई गुना ज्यादा रही है। इसकी क्या वजह है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि जिस वक्त चल रहा था PSL, आपको पता है उस वक्त पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, जिसकी वजह से हमें रोकना पड़ गया था अपना PSL, और इंडिया के अंदर IPL रोकना पड़ गया था। उसके बावजूद अगर इतनी अच्छी रेटिंग आई है तो क्या ही बात है जी। एवरेज टीवी रेटिंग 8.5% रही, जबकि PSL 10 की बात करें तो उसमें PSL 9 के मुकाबले में लाइव स्ट्रीमिंग 647% ज्यादा हुई है। एक और चीज आपको बताऊं, एक खबर आई थी, एक रिसर्च आई थी तकरीबन 2 साल पहले कि PSL जो है ना वो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में देखा जाता है। अच्छा, यस, पाकिस्तान में तो देखा जाता है, बहुत पसंद भी किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो क्वालिटी क्रिकेट PSL के अंदर हम देखते हैं वो इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद भी की जाती है। एंड देन बाबर आजम और हमारे खिलाड़ी जो हैं उनको बहुत ज्यादा इंडियन लोग पसंद भी करते हैं कि उनकी क्वालिटी क्रिकेट जो है ना वो बहुत ज्यादा बाबर आजम की फैन, लेकिन वो इतना ओपनली कह नहीं सकते क्योंकि फिर उनकी गवर्नमेंट जो है ना उनको पकड़ कर ले जाती है। लेकिन भाई हमारे यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ पे ना आपको वो जर्सी जो होती है ना कोहली की, वो भी पहने हुए लोग। बिल्कुल, मैं ये कहने लगी थी कि कोहली की व्यूअरशिप और जो पसंदीदगी है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। मैं भी उनमें से एक हूँ। कोहली की बैटिंग स्टाइल बहुत पसंद है। हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है, हम बात भी कर रहे हैं क्योंकि खेल में सियासत को हम वैसे ही पसंद नहीं करते। ये आपका वतीरा हो सकता है। चलें जी आगे बढ़ जाते हैं, मुल्क की सियासी मामलात के हवाले से बात कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर का वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज, कहा कि आईनी तरीके से कभी भी हमारी हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत को चैलेंज है, हुकूमत गिराई तो सियासत छोड़ देंगे। बड़े अग्रेसिव नजर आए कल अली अमीन गंडापुर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तरफ हम देख रहे थे चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, वो बड़े धीमे मिजाज से, धीमे लहजे से मुफाहमत की बातें कर रहे थे, मुज़ाकरात की बातें कर रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब जो गरज चमक थी ना अली अमीन गंडापुर की, वो देखने वाली। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद उन्होंने मीडिया से बात की थी और ये भी कहा कि गैर आईनी तरीके से कुछ ना करें और अदम एतमाद लाने का शौक है तो वो पूरा कर ले। जरा उनकी जुबानी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों ने कुर्बानियां दे के यहाँ तक पहुंचे हैं, टाइम टेस्टेड लोग हैं, ये न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। ये चैलेंज अब कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टॉपल करके दिखाओ। मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेट्स सी। वैसे तो कहा जाता है सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। कल खुदा ना खास्ता अगर ये गवर्नमेंट चली भी जाती है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वाकई में अली अमीन गंडापुर जो है वो सियासत छोड़ते हैं नहीं। लेकिन चेयरमैन PTI जो है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा कि तासुर गलत है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं चाहती है। बानी PTI का कहना है कि मुज़ाकरात मानी खेज हों, बातचीत के लिए हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है और तहरीक इंसाफ का अगला प्लान जो है वो बानी से मुलाकात के बाद ही बताएंगे। ये एक मुअम्मा बन चुका है, बोन ऑफ कंटेंशन बन चुका है PTI के लिए कि कुछ भी मामला वो कहते हैं कि हम पहले बानी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं। एंड देन बाद में कहा जाता है कि हमें तो बानी से मुलाकात नहीं करनी। लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ी कंफ्यूजन फैल रही है? जो उनके अपने कारकुनान हैं, हाँ काफ़ी ज़्यादा, वो थोड़े कंफ्यूज इसलिए भी हैं कि एक तरफ कुछ बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ कुछ बातें हो रही हैं। अब इससे होगा क्या कि इससे पार्टी डिवाइड ज़ाहिर होती हुई चली जाएगी, ग्रुपिंग हो गई है। जो ऑलरेडी चल भी रहे हैं आपस में इनके इख्तलाफात, उनको भी फ़रोग मिलेगा, तो जो सामने वाले ओपोनेंट्स हैं उनको तो बातें करने का बयान जो है वो इस सिलसिले में बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि तकरीबन एक हफ्ता पहले उनका बयान आया था कि भाई हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात बामानी होने चाहिए, लेकिन जेल में कैद किसी शख्स के साथ कोई बात नहीं होगी। ये भी राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया है। दूसरी तरफ पेशावर में जो ये गवर्नमेंट की तब्दीली की या अदम एतमाद लाने की बात की जा रही है, उसके ऊपर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं। तज्जिया जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार
आमिर इलियास राना साहब। राना साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ठीक ठाक हैं, आपको गुड मॉर्निंग भी कहूंगी। सबसे पहले तो अपना तज्जिया आप रखिएगा मौजूदा सिचुएशन पर। ये जो फैसला आया है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, उसके बाद काफ़ी तब्दीलियाँ हम देख रहे हैं, एक तो कौमी सतह पर भी, उसके बाद अब सूबाई सतह पर भी नजर आ रही है। अली अमीन गंडापुर साहब की आपने गुफ्तगू सुनवाई, उन्होंने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा और अपने लीडर पे तो सब कुछ कुर्बान करने के लिए ये सारे तैयार हैं। आपको याद होगा कि इस लीडर ने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, और वो फिर 2 साल बाद उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं फौरन IMF के पास क्यों नहीं गया। और अली अमीन गंडापुर का तो मतलब बड़कों का मुकाबला है इनकी अपनी बड़कों से, कफन बांध के आएंगे और फिर छोड़ के भाग जाएंगे। मतलब क्या मसला है? ये कौन सी बात है कि सियासत छोड़ दूंगा? भाई आपके लीडर के खिलाफ भी अदम एतमाद पास हो चुकी है, तो हौसला रखिए। अभी तो किसी ने अनाउंस ही नहीं की। आप किसको खुश कर रहे हैं, अपने लीडर को या अपनी पार्टी के उन लीडरों को जो आप पे शक कर रहे हैं कि 3 दफा आप आए और वापस चले गए, कभी 12 अजला आप क्रॉस करके चले गए, कभी आपने कुछ बताया। तो ये तो सिचुएशन खुद PTI के अंदर है ना कि उनके सूबाई सदर जुनैद अकबर कहते हैं कि मैंने एक जलसा कराया स्वाबी में तो शहराम तरक्की और असद कैसर के काम बंद कर दिए। मेरे जिले में मेरी कोई नहीं मानता, बैरिस्टर गौर जो पार्टी के चेयरमैन है उनकी कोई नहीं सुनता उनके जिले में। अब PTI के अंदरूनी इख्तलाफात तो अब डेफिनेटली राना साहब ढके छुपे नहीं है किसी से भी, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ गवर्नमेंट इत्तेहाद की बात कर लें तो मौलाना फजल रहमान यानी JUI के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनसे मुलाकात हुई है और उनको ये कहा गया है कि भाई अगर हम ये हुकूमत गिराते हैं, अदम एतमाद लेकर आते हैं तो आप हमारे साथ मिल जाएं। उसका जवाब उन्होंने दिया कि भाई हमने तहरीक इंसाफ को कह दिया कि हम किसी के साथ नहीं मिल सकते। आपको लगता है कि कुछ शुगल मेला लग सकता है वाकई में KP असेंबली में? चलें, अगर उन जो बात आपकी मैं मान लेता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि हम किसी के साथ नहीं मिल सकते, तो अगर कोई लोग इनके साथ आके मिल जाएं कि जी लीड करें आपका वज़ीर आला होगा, फिर क्या होगा? फिर तो वो कह सकेंगे ना 73 के आइन के तनाजुर में कि वो मैंने तो किसी के साथ मिलने के लिए कहा था, अब लोग हमारे साथ मिल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए जो स्टे खत्म होना है वो पार्लियामेंटेरियन तहरीक इंसाफ जो परवेज खट्टक साहब अली ने खत्म होगा तो फिर तो सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जिया भी कर रहे हैं, आप इन तमाम लोगों को बड़े करीब से जानते भी हैं। मौलाना तो बड़े नाराज़ भी रहे हैं काफ़ी इस गवर्नमेंट से। वो ये भी कहते रहे हैं उनके मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ TV शोज़ में, हमारे TV शोज़ में आके कि हमें जब वक्त ज़रूरत पड़ती है तो हमें इस्तेमाल कर लिया जाता है। आपका तज्जिया क्या कहता है या एक्सपीरियंस क्या कहता है कि क्या मौलाना ये वाला रिस्क लेंगे कि अगर उनको लीड करने के लिए कहा जाता है तो वो आ जाएँ, मिल जाएँ इनके साथ आके? देखिए, ये राजनीति का खेल है, ये कोई मेंबर पे बैठ के तो वाज नहीं करना ना, ये तो सियासत। और सियासत किस लिए की जाती है? इक़्तिदार के लिए की जाती है, अपने लोगों के फायदे के लिए की जाती है, अपने चले कहले हैं लोगों की खिदमत करने के लिए की जाती है। तो मौलाना फजलुर रहमान हो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, आपने देखा था कि इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शहबाज शरीफ के बारे में स्पेशली क्या जलसों में अलकाबात होते थे। जी और अब उन्हीं के शहबाज शरीफ की हुकूमत के नुमाइंदा बन के वो पूरी दुनिया में गए। सियासत इसी चीज का खेल है। ये इमरान खान की जिद्दाड़ी भी है इस वक्त कि वो सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, फौज से बात करना चाहते हैं। यही तो फौज उनसे नहीं कर रही। आमिर इलियास राना साहब, यही तो मसला है इस वक्त, जो कंफ्यूजन है पार्टी में। और एक तरफ बानी PTI जो कह रहे हैं, जो अलीमा खान ने मैसेज दिया कि 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी कॉल है, लेकिन दूसरी तरफ जो असीर रहनुमा है वो खत लिख रहे हैं कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है PTI के लिए? किस तरफ वो जा सकती है, या इस वक्त PTI बंद गली में खड़ी है? देखें, जब ये हमशीरा गई दोनों इनकी इमरान खान साहब की मिल के आई, और पैगाम तो वही लाई ना जो अलीमा खान ने बताया कि मुहर्रम के बाद हम फौरन आशूरे मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू कर रहे हैं। तो वो इन जो 5 असीरान लाहौर हैं, जिनमें से शाह महमूद कुरैशी सीनियर वाइस चेयरमैन है, जो साल पहले 6 महीने पहले गिला करते पाए गए थे कि हमसे तो कोई मिलने भी नहीं आता हमारे पार्टी के लीडरों में से, तो उनका ये खत PTI की पूरी हालत पे है कि कल पार्लिमानी पार्टी करते हैं तो वो पंजाब में करते हैं ना, लाहौर में करते हैं, पिंडी में करते हैं, वो KP हाउस में कर रहे हैं बैठ के, और मीटिंग करते हैं तो वो KP में जमानतें कराते हैं, तो वो वहां से तहरीक जब चलती है तो वो पूरे पाकिस्तान से चलती है। कल ही मोहतरमा जरताज गुल कह रही थी कि नहीं, इमरान खान का मैसेज है अपने अपने जिलों में तहरीक चलानी है, तो फिर तहरीक चला लें, आप देख लें कि उसके नताइज क्या हैं कि पहले तो आपस में एक नहीं है, और फिर कहते हैं कि हमें मशवरे के लिए इमरान खान साहब के पास जाना है। तो मशवरे के लिए जब उनकी हमशीरा 2 जाती हैं तो उनको मैसेज दे दें कि जी ये बातें सवाल पूछ के आ जाएं। जब इमरान खान तहरीक का कह सकते हैं तो वो बता सकते हैं ना
कि मुज़ाकरात के लिए इन पार्टी रहनुमाओं को आखिर क्यों जरूरत पड़ी है, मैं तहरीक चला रहा हूँ, ये बातचीत कर रहे हैं। तो ये बात समझने की है पूरी सियासत में कि इमरान खान साहब के अपने लोग अब थक चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सियासी वर्करों को कभी भी खौफजदा नहीं कहूंगा, लेकिन वो लोग मायूसी का शिकार हैं कि अपनी ही पॉलिसियां पार्टी की हर दफा बदल बदल के वो लोग थक गए। लेकिन इसके बावजूद भी आमिर इलियास राना साहब अगर मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं और इमरान बानी पीटीआई की जो मर्जी अगर वो शामिल नहीं की जाती इसमें, तो आपको क्या लगता है किस हद तक सक्सेसफुल होंगे, किस हद तक आगे बढ़ेंगे मुज़ाकरात, बानी पीटीआई की रजामंदी के बगैर मुज़ाकरात का होना? देखें, पार्टी तो इमरान खान की है, उसके बगैर आप मुज़ाकरात जितने मर्जी कर लें वो जीरो हो जाएंगे। हाँ, फिर ये पार्टी के लीडर और पीछे हट सकते हैं मायूसी से। रास्ते बदलने का टाइम भी एक वक्त में आएगा कि जी फिर आप अपनी जिद पूरी कर लें, तो इस तरह तो नहीं चलेगा काम ना, कि आप कभी 4 लोगों को कहें कि मुज़ाकरात कर लो, 4 लोगों से कहें झगड़ा कर लो, और 3 से कहें कि जाके ना एस्टेब्लिशमेंट से कोई रास्ता बनाओ, और वहां से जवाब जीरो है उनकी तरफ से। ये अब जहां मौजूद हैं, सजा हो चुकी हुई है, ये जमानतें करा लें तो हो जाएंगी। और अगर जमानतें नहीं होती तो फिर ये जो लीडर्स अब लाहौर से खत लिख रहे हैं, फिर ये केपी से भी आपको नजर आएंगे। अभी तो लड़ाई नजर आ रही है ना बंदरबाट में इक़्तिदार की, पावर की। जनाब राना साहब, आपने कहा कि पीटीआई के लोग जो हैं वो भी थक चुके हैं। क्या इतने थक चुके हैं कि अगर उनसे राब्ता किया जाता है इस गवर्नमेंट की जानिब से उनको साथ मिलाने के लिए, क्योंकि है तो वो आज़ाद हैसियत में ही, उन पर तो आर्टिकल 63A भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये बात मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी की कि हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार जो है ना वो गर्म होने वाला है। आपको क्या लगता है इस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त हो सकती है? देखिए नहीं, मैं तो ये काफी दिनों से कह रहा था, जब ये फैसला नहीं आया था मखसूस नशिस्तों का, अदम एतमाद की भी बात कर रहा था, हुकूमत की तब्दीली केपी में कर रहा था, तो अब तो पीटीआई के तमाम नामवर वकला ने जो 8 बेंच का अक्सरियती फैसला था 12 जुलाई का, उसमें एक पॉइंट था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अब पार्लिमानी पार्टी नहीं है। तो 35 अरकान केपी असम्बली हैं जो अब आज़ाद हो गए हैं। आपको पहले जब ये ओथ हो जाएंगे, जो शायद चीफ जस्टिस को ही कराने पड़ेंगे आइन में आर्टिकल 255 के तहत, तो फिर जब सेनेट के इलेक्शन कमीशन कराएगा और वो खुफिया रायदही पे होते हैं, तो पहले भी 2 दफा इन्हीं के लोग बिक चुके हुए हैं पीटीआई के, और उनको फिर इन्होंने अगली दफा टिकट भी नहीं दिए थे। तो ये तो जो आज़ाद हो गए हैं, अब तो कानूनी तौर पर उन्हें कोई बार नहीं है ना, और वोट खुफिया होता है तो उसमें वैसे कोई बार नहीं होता। अगर इखलाक आपके पास नहीं है कि भाई आप इखलाकी तौर पे जिस पार्टी से आए हैं आप उसके साथ वैसे बिकने वाले को बुरा कहते हैं, कौन रोक सकता है? हमें वैसे जो खरीद रहा होता है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए। अच्छा, एमल वली खान साहब जो है एएनपी, उनका स्टेटस आप क्या देख रहे हैं? एमल वली खान ने एक ट्वीट भी किया है, वो भी तनकीद भी कर रहे हैं फैसले को। वो कहते हैं कि हम नहीं मानते ये रिजर्व सीट्स का जो फैसला है। देन उनकी मुलाकात भी हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से। आपको क्या लगता है उनका स्टेटस क्या है इस सारी सिचुएशन में? आपको पता है हमारे बहुत सारे साफी ये पोजीशन ले रहे हैं अखलाकी तौर पे, ये बड़ा गलत फैसला है जी, हम नहीं मानते बस, और उनकी बाकी गुफ्तगू सुन लें तो वो उसी के साथ चल रहे होते हैं। तो एमल वली खान साहब अपनी सियासी जमात के सरबराह हैं, उनका हक है कि वो बात करें। उन्होंने कर दी और पीएम से भी मिल ली है, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कोई उन्होंने प्रेस टॉक करके हतमी कुट्टी तो नहीं ना की। जो अपोजिशन में बैठे हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो भी हर वक्त गवर्नमेंट से मिल लेते हैं, गवर्नमेंट के हमायदीन उनके पास जाते हैं। उनकी सिक्योरिटी के इशूज को प्राइम मिनिस्टर ने हल किया है। FC1 सिक्योरिटी यानी टॉप VVIP सिक्योरिटी उनको दी गई है डेरा इस्माइल खान में, उनकी जान को खतरा है। वो पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं। तालिबान उनकी पार्टी के लोगों के ऊपर हमले करते हैं, TTP वाले। तो ये सब कुछ है, लेकिन सियासत बंद गली का खेल नहीं है, ये मौलाना फजलुर रहमान को पता है, और वो इसी असूल पर अमल पैरा है, और आपको आगे भी अमल पैरा नजर आएंगे। और आपको हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पे वो जो, जब मैं बात करता हूँ ना, मेरा कुछ नुक्ता नजर और है जो आपने मुझे छोटा सा फिक्रा फील हुआ कि आपने कहा है कि हमें हॉर्स ट्रेडिंग पे भी बात करनी चाहिए। बहुत बुरी बात है, लेकिन ये हर वक्त की बात है। जब ये सादिक संजरानी को 36 वोटों से 64 के मुकाबले में जितवा सकते हैं, और उस वक्त पीटीआई के सारे लोग कहते हैं कि सारे के सारे जनाब ये ज़मीर की आवाज पे वोट दिए हैं, तो ज़मीर की आवाज उधर भी है। बिल्कुल, तो जहां पर जिसने भी किया, जिस वक्त में भी हुआ, जिसकी गवर्नमेंट में हुआ, हॉर्स ट्रेडिंग गलत है। इसमें तो कोई किसी बात का कोई शक ही मौजूद नहीं है। अच्छा, तोड़ जोड़ की बात हो रही है तो वजीर आजम शहबाज शरीफ से, आमिर इलियास राना साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर फैसल करीम कुंडी की, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, उनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि एक नंबर भी हमारे पास ज़्यादा होता है तो हमारे पास ये हक है हुकूमत को तब्दील करना केपी की। इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? तो इसको हम ये समझें कि अब PTI के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, गवर्नमेंट चेंज होने जा रही है और सारे हल्के जो हैं वो इस पर संजीदगी से सोच रहे हैं। अब उनके साथ अमीर मुकाम भी थे, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर,
जो PMLN KP के सदर भी हैं, ये अकेली मुलाकात नहीं थी। तो ये बहुत सारे एजेंडे पे चीजें होती हैं, एक्सफाटा की डिस्कशन होती है। आपको याद होगा एक जमाने में PTI की फेडरल गवर्नमेंट के वजीर होते थे, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, वो कहते थे गवर्नर राज सिंध में हम लगा देंगे, क्या मसला हमें। आपको याद है कल वो कह रहे थे गवर्नर राज वगैरह नहीं होगा, KP में लगाना, अली अमीन गंडापुर। बस सियासत इसी चीज का खेल है कि जब आपके हाथ में है तो वो सब कुछ ठीक है, और अगर आपके खिलाफ है तो वो सब कुछ गलत है। अच्छा, ये हमारी तमाम सियासी पार्टियों का अलमिया है और यही सियासत है पाकिस्तान की। राना साहब ये बताइएगा, अगर अब मुज़ाकरात होते हैं तो PTI का बढ़ती थी तो शहबाज शरीफ साहब बहुत गुस्से में आते थे, आज वो खुद बढ़ाई जा रहे हैं। अच्छा, PTI का एजेंडा क्या हो सकता है अब अगर मुज़ाकरात हो ही रहे हैं तो क्या वही एजेंडा होगा कि पहली बात यह कि बानी PTI को रिहा करो, सारे मुकदमात ख़त्म करो, इसके अलावा क्या एजेंडा हो सकता है, किस पॉइंट पर मुज़ाकरात हो सकता है? जाहिर है गवर्नमेंट इस बात पे तो नहीं करेगी ना कि हम उठ रहे हैं और आप आके बैठ जाएं हुकूमत में। PTI तो यही कहेगी कि हमारे खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयां बंद करें, हमारे लीडरों को रिहा करें। उसके बदले में गवर्नमेंट पूछेगी आपके पास क्या है कि अगर आप हम सब कुछ ये कहें, तो वो जवाब होगा। लेकिन सियासतदानों के बात करने से मसले का हल निकलता जरूर है अगर नेक नियति से दोनों अतराफ बैठ जाएं। जैसे लेकिन क्या गुंजाइश मौजूद है राना साहब? इंपॉर्टेंट ये है ना कि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आकर डेडलॉक हो जाता है। एक सेकंड जी जी, एक सेकंड, जो मैं बात कर रहा हूँ मुझे वो कंप्लीट कर लेने दें। कर लें कंप्लीट। इशू ये है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात शुरू किए, जनवरी का स्टार्ट आ गया, मुज़ाकरात शुरू हुए कि हमें लीडर से मिलने नहीं दे रहे, और मैसेज ये गया कि अगर ट्रंप ने 20 जनवरी को ओथ लिया और आप मुज़ाकरात में हुए तो फिर तो आपको वो कहेगा आप अंगेज हैं। जो PTI के बाहर मिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लोगों से लेके और वो लॉबी कर रहे थे, उन्होंने ये बात बताई, इमरान खान साहब मुज़ाकरात से पीछे हट गए। अब ट्रंप तो फील्ड मार्शल से मिल रहे हैं, वो सारी बातें और उम्मीदें खत्म हो गई। सोचना इनको यही चाहिए कि अब सियासतदान से ही सियासतदान बात करे, तो वो फौज से भी बात हो सकती है, फौज भी बात करेगी, रास्ता भी निकलेगा। और लेकिन मैं एक बात बता दूं, 9 मई पे मादरत नहीं हुई ना तो सजाएं तो आई खड़ी। अच्छा राना साहब, मैं अब सवाल कर लूं आपकी इजाजत से? नहीं, मैं तो आपने मुझे बात ही नहीं करने दी, मैं इसलिए बोल रहा था। चले, मेरा सवाल ये है कि 5वीं दफा ये फेल हुआ कि आप लोगों की सवाल की रफ्तार मौजूद होती है, मैं जवाब शुरू करता हूँ, आप लोग समझते हैं कि बस ये बात जरूरी नहीं है। नहीं, मसला ये है राना साहब कि हमें हमारी कोशिश होती है कि कम वक्त के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा आपके तज्जिए से, आपके एक्सपीरियंस से फायदा उठा लें, क्योंकि आप कम वक्त देते हैं, इसलिए बड़ा जरूरी होता है कि हम कोशिश करें कि आपका सारा तज्जिया जो है ना मुख्तलिफ सिचुएशंस के ऊपर ले लें। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह साहब का बयान जो है वो कहते हैं कि जेल में बैठा हुआ जो शख्स है, जो मुक़य्यद है, उससे कोई बात नहीं होगी। क्या PTI की ऐसी कोई गुंजाइश निकल सकती है अंदर से, जमात के अंदर से, कि उनके बगैर, यानी बानी PTI के बगैर मुज़ाकरात के ऊपर रजामंदी जाहिर कर ली जाए? पहले भी की थी, इमरान खान की रजामंदी से कमेटी बनी थी 5 रुकनी, और अब भी बनेगी अगर मुज़ाकरात करने हैं। अभी इमरान खान उस डिक्टेशन वाली पोजीशन में लाने की 3-4 दफा कोशिश कर चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट घुटनों के बल आए। 26 नवंबर आखिरी मार्का था जो नहीं सर हुआ, तो अब ये पोजीशन ही नहीं है कि वो ये शर्त लगाएं कि पहले मुझसे बात करो। बात वही होगी कि अगर आप चाहते हैं मुज़ाकरात, जो कि उनकी पूरी पार्टी चाहती है, जो आया है वहां से कोटला जेल से, वो इसी बात की गम्माजी है कि हुजूर आप बैठ जाएं, बात तो करने दें ताकि रास्ता निकालें। अच्छा, ये जो असीर रहनुमा है, आपको नहीं लगता हुकूमत अगर चाह रही है कि मामला, सियासी मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, तो इन असीर रहनुमा, क्योंकि ये सारे मेन लीडर हैं PTI के, इनको भी मुज़ाकरात में शामिल किया जाए, इनके साथ भी बातचीत की जाए? चेक करें, बैरिस्टर गौर के पास ही व्हाट्सएप आया था शाह महमूद कुरैशी का, इस खत का जो प्रेस रिलीज आपको हाथ से लिखी हुई नजर आ रही है। अच्छा, व्हाट्सएप आया था बातचीत के लिए, रास्ता बनाने के लिए। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक कोई गुंजाइश ये भी निकल सकती है कि असीर रहनुमाओं को भी मुज़ाकरात में शामिल किया जाए। आपको वैसे हमारे पास कोई ऐसी मिसाल मौजूद है माजी के अंदर, तारीख के अंदर, अगर हम देखें कि असीर रहनुमाओं को भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया गया हो? कोई नहीं, लोग जाके जेलों में भी मिलते रहे हैं, लोगों को पैरोल पे रिहा भी कर लिया जाता है सिचुएशन में, लेकिन इमरान खान ने वो सारी सिचुएशंस गुजार ली हैं कि उनके लिए कोई वहां जाए, वो धमकी पे आ जाते हैं फौरन, अगर कोई बात कहीं से उनको थोड़ी सी भी मिलती है। तो अभी ये धमकी उनकी है ना एहतजाजी तहरीक की, आशूरे की, तो ये गुजर जाएगी तो फिर बात होगी। PM ने तो उस दिन भी कहा ना, मखसूस नशिस्त का फैसला आने से पहले, महफूज होने से पहले बैरिस्टर गौर को कि बातचीत के लिए रास्ता बनाएं, इसी से हल होगा। PM तो यही कह सकते हैं ना। PM ने तकरीर नहीं की, कौमी असम्बली में खड़े होकर जाके हाथ मिलाते हुए कहा, और ये PTI की तरफ से खबर बाहर आई थी कि प्राइम मिनिस्टर ने फिर कहा है, तो गवर्नमेंट ने तो अच्छा कदम उठाया है। अब इमरान खान ट्रस्ट करें अपने साथियों पे,
असद कैसर हैं, बैरिस्टर गौर हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, किसी को भी इख्तियार दें कि जाके बात करें गवर्नमेंट से, पॉइंट बनाएं। लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि जी हर दफा मेरे पास आओ चल के पहले फिर मैं बताऊंगा, तो वो गवर्नमेंट नहीं करती। अच्छा आमिर इलियास राना साहब, अब पीटीआई के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब कल पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ है उसमें कुछ जो रहनुमा है उन्होंने अली अमीन गंडापुर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उन पर तनकीद किया, और दूसरी तरफ अलीमा खान पर भी कुछ रहनुमाओं ने तनकीद की है कि सियासत में वो बेजा मुदाखलत कर रही हैं, पार्टी के मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। ये आपको किस तरफ जाता वो मामला नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पर अलीमा खान के हवाले से? देखिए, पार्टी को अगर सही रास्ते पे चलाना है तो इमरान खान ने चाहे अपनी हमशीरा को इख्तियार देना है, असद कैसर को देना है, बैरिस्टर गौहर को देना है, तो इख्तियार देना पड़ेगा कि आप फैसले करें, डे बाय डे मेरे पास ना आए, ये मैंडेट है और आप तय करें। जब तक वो पोजीशन ये रखेंगे कि हर कदम पे मुझसे पूछो, कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, कोई गुफ्तगू कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी बात की रोशनी के अंदर अपना तज्जिया पेश कर रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या हो रहा है, क्या होता जा रहा है। बात उनकी एक ही है कि ये सियासत ऐसी है कि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई बात हरफ आखिर नहीं हो सकती है। वंस अगेन उनका शुक्रिया अदा करेंगे और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर हमने बात करनी है पाकिस्तान के खेल के मैदान जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान का नाम हर जगह पर जाकर रोशन भी करें। इससे पहले हमने हॉकी में भी देखा था कि पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, उसके बाद अब नेट बॉल टीम जो है पाकिस्तान की गर्ल्स की, उसने क्या परफॉर्म किया है, अभी तक नाकाबिले शिकस्त रही है। 6 मैचेस क्रिकेट की बात कर रहे थे इंट्रो में कि खवातीन बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब यहाँ पे भी देखें ना, एशियन यूथ गर्ल्स नेट बॉल चैंपियनशिप 2025 में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है और मुसलसल फतह का तसलसल बरकरार रखा है और फाइनल में जगह पक्की कर ली है। जी हाँ, पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और जनूबी कोरिया के शहर में जारी इस चैंपियनशिप के पोल बी में पाकिस्तान की टीम ने मालदीव और जापान को शिकस्त दी और कामयाबी के साथ पाकिस्तान के ग्रुप बी में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। अब देखना है कि पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में किससे होता है, चूंकि चाइना और मालदीव का मुकाबला होने जा रहे हैं और आज मुकाबला हो रहा है और उनमें से जो टीम जीतेगी वो पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलेगी। क्या बात है भाई, जबरदस्त, अभी तक अनबीटेबल रही है पाकिस्तान की टीम। इस बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन मुदस्सिर रज़ाक आराई साहब मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। मुदस्सिर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले आपको कहेंगे बहुत बहुत मुबारकबाद, पाकिस्तान की टीम क्या ही जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। आपकी मुस्कुराहट से मुझे नजर आ रहा है कि यू आर फीलिंग सो प्राउड। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तक की जर्नी जो है ना टीम की, वो कैसी रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इनवाइट किया और अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की टीम को। ओवरऑल जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी जो बच्चियां हैं बड़ी सुपर फिट हैं अभी तक और उन्होंने जितने भी पूल के मैचेस थे वो सारे जीते हैं, तमाम कंट्रीज को हराया है और आज हमारा सेमीफाइनल था और आज हमारा जो सेमीफाइनल हुआ है वो भी हमने जीत लिया है अल्हम्दुलिल्लाह और फाइनल में जगह बना ली है। अच्छा ये बताइएगा कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये टीम को और गर्ल्स को मोटिवेट रखती है, क्योंकि हमने अब देख लिया है फाइनल में पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है, टैलेंट तो भरपूर है पाकिस्तान में मौजूद। देखिए जी, इसके अंदर सबसे अहम रोल जो है वो कोच का है। कोच जो है हमने फॉरेन कोच हायर की है यूके से, उनका अमेंडा नाम है, मिस अमेंडा न्यूटन, और ये इंग्लैंड की कैप्टन रह चुकी हैं, कॉमनवेल्थ गेम की गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वर्ल्ड कप की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उस वक्त ये इंग्लैंड की कैप्टन भी थी। तो पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन ने इनकी खिदमत हायर की हैं और इनका ट्रेनिंग कैंप लगा रहा बच्चों का, जिस पे उन्होंने इनको बिल्कुल पॉलिश किया है और पॉलिश करके बिल्कुल इनको परफेक्ट, इनकी फिटनेस, इनकी स्किल, इनकी टेक्निक, सारी चीज़ों पे उसने भरपूर तवज्जो दी है और जिसकी बदौलत जो है ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं कि मुसलसल फतह, पाकिस्तान अनबीटेबल है। तो कोच का बड़ा अहम रोल है इसके अंदर। नो डाउट लीडरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक सही लीडर जो है वही बता सकता है कि आपने आगे कैसे बढ़ना है और अनबीटेबल किस तरह से रहना है। मुदस्सिर साहब ये बताइए, साउथ कोरिया के अंदर क्योंकि ये हो रहा है, ये चैंपियनशिप हो रही है, वहाँ पर अभी तक क्या क्या डेफिनेटली चैलेंजेस तो रहे होंगे तैयारी के अंदर भी और इस टूर्नामेंट के अंदर भी, चैलेंजेस क्या क्या फेस किए हैं टीम ने? देखिए, जिस दिन हमारी फ्लाइट थी उस दिन एयर स्पेस बंद हो गया था यूएई का, तो हमारी फ्लाइट कैंसिल होने लगी, मगर फिर बच्चों और उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया।
तो मगर मैंने उनको पेरेंट्स को बड़ा उनको हौसला दिया, मेरा कोई मसला नहीं है, एयर स्पेस खुल जाएगा, फ्लाइट हम अपनी कैंसिल नहीं करते, हमें जाना चाहिए, अगर एयर स्पेस खुल जाएगा तो हम जाएंगे। तो हम बड़ी डिफिकल्टीज के अंदर फौरन एयर स्पेस खुला, उसके 1-1.5 घंटे बाद हमारी फ्लाइट थी और हम पहुंचे हैं बड़ी मुश्किल से, लंबा सफर करके, मगर टेंशन थी कि बड़ा एक ग्लोबली इस तरह वार का सिलसिला चल रहा है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। तो पेरेंट्स जो हैं वो बड़े वरी थे इस बारे में कि उनका ये कहना था कि चले छोड़ दें, नेक्स्ट टाइम इन बच्चों को ले जाएगा। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि देखें इस दफा हमने बहुत मेहनत की है, फौरन कोच हायर किया है और जितनी हम कोशिश करें इस दफा हमारा बड़ा चांस है, आप इन बच्चों को जाने दें। तो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज यही रहा कि इन बच्चों को यहाँ तक लेके आना, उनको हौसला देना जो है ना, ये हौसला पेरेंट्स का करना एंड देन टीम का, खिलाड़ियों का करना, ये बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ़ है, मैं ये कहूँगी। अच्छा मुदस्सिर साहब ये बताइएगा कि क्योंकि 11 टीमें थीं इस टूर्नामेंट के अंदर, सबसे ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग टीम जो है आपके मुताबिक जब तैयारी कर रहे थे कौन सी थी? किसके बारे में सोचा था कि ये टीम जो है ना इससे जीतना बड़ा ज़रूरी है लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा है, और किससे जीतने पर सबसे ज़्यादा खुशी हुई? मालदीव की जो टीम है बहुत वो स्ट्रॉन्ग थी, उनका जो फुटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और सिंगापुर, हालांकि सिंगापुर तो दूसरी पूल के अंदर है, हमें सिंगापुर और मालदीव इनसे था, मगर मालदीव को हमने हरा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उनकी जो बच्चियां थी बहुत शार्प, उनका फुटवर्क, उनकी टेक्निक बहुत फास्ट थी और उसके अंदर हमारे 3 खिलाड़ियों की इंजरीज भी हुई है, तो उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर भी किया है। आज भी जो हमारा मैच था उसमें भी हमारी 2 बच्चों को इंजरीज हुई हैं और जो हमारी फिजियो है वो उसको देख रही है। इंशाअल्लाह फाइनल के लिए हम भरपूर इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से भी और अपनी मेहनत से भी और अपनी कौम से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह हम भी दुआ कर रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम दुआ करिए कि फाइनल भी पाकिस्तानी टीम ही जीते। मुदस्सिर साहब अब ये बता दीजिए आखिर में कि हुकूमती सतह पर क्या सपोर्ट है, फंड्स वगैरह के हवाले से किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो दीगर खेल हैं 1-2 गेम्स के अलावा उनको कुछ फंड्स में मुश्किलात का सामना होता है, कुछ चैलेंजेस दरपेश होते हैं, इस हवाले से हुकूमती सरपरस्ती कितनी है आपके साथ? जी अभी हमने आने से पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को रिक्वेस्ट दी थी कि हमें ग्रांट दी जाए, एनुअल ग्रांट, स्पेशल ग्रांट दी जाए, मगर हमें ग्रांट नहीं दी गई क्योंकि 22 फेडरेशन को उन्होंने ग्रांट डिस्ट्रीब्यूट की है। सिर्फ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें एनओसी जारी की है कि आप जा सकते हैं, खेल सकते हैं, ना हमें स्पेशल ग्रांट दी गई है इस साल, ना ही एनुअल ग्रांट दी गई है। और बार बार हम उनको लेटर लिखते रहे, फोन करते रहे, मगर हमें बाद में पता चला आने के बाद कि वो 22 फेडरेशंस को ग्रांट डिस्ट्रीब्यूट की गई है और पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन का उसके अंदर नाम नहीं है। ओके अब आई होप कि इस सेगमेंट के थ्रू जो है ना, अगर आप कोई मैसेज भी देना चाहते हैं मुदस्सिर साहब तो ये प्लेटफॉर्म आपके पास है। आई होप ये कंसर्न हलकों तक पहुंच जाएगा। अगर आप कुछ कहना चाहें कंसर्न हलकों को। बस हमारी यही गुजारिश है कि सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब से, आर्मी चीफ साहब से कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि एक सॉफ्ट इमेज होता है, स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ख्याल रखा जाए पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ये जो पहली दफ़ा हमारी जो बच्चियां हैं इस लेवल तक, फाइनल तक आई है, इनकी एप्रिसिएशन की जाए, उनको कैश रिवॉर्ड दिया जाए, फेडरेशन को ग्रांट दी जाए, ताकि आपको पता है कि इतनी दूर आना, यहाँ पे हमारे मिलियंस रुपीस खर्च हो जाते हैं, हमारे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बगैर स्पॉन्सरशिप के फेडरेशन ने अपनी मदद आपके तहत कुछ पेरेंट्स के साथ मिलके हम इसको टीम को लेके आए यहाँ पर। ठीक है, इन द एंड आखिरी सवाल, पाकिस्तान का अब जब मुकाबला होने जा रहा है, या तो चाइना होगा या मालदीव्स होगा, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम होगी तो पाकिस्तान के लिए जीतना ज्यादा आसान रहेगा या ज्यादा आसानी से हरा सकती है अगली टीम को? कौन सी टीम आपको लगता है आएगी फाइनल में? दोनों टीमें जो हैं बहुत टफ हैं। आप उनकी आपस में जो कॉम्बिनेशन हम देखते हैं इनका, कि उनका जो फुटवर्क है, उनकी जो टेक्निक है, और दोनों के पास फॉरेन कोच मौजूद हैं और अच्छे कोच हैं और उनकी टेक्निक दोनों की सेम ही है, मगर जो मालदीव है उसको हाइट का एडवांटेज है थोड़ा, तो हमारे लिए दोनों बराबर हैं क्योंकि हमने दोनों टीमों को हराया हुआ है।
तो हम ये समझते हैं कोई भी टीम आ जाए, मगर हम अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल सुपर फिट है इंशाअल्लाह ताला। पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अच्छा परफॉर्म करके गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लाएंगे इंशाअल्लाह। साइकोलॉजिकली भी हम इस खेल के अंदर जब उतरेंगे फाइनल के अंदर तो हम सुपीरियर ही होंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अराइन साहब, चेयरमैन पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन हमारे साथ मौजूद। अप्रिशिएट करना जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो खेलों के मैदान से हो या किसी भी मैदान से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है सबसे आगे के अंदर हम चुन चुन कर लेकर आते हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और अगले जो हमारे मेहमान हैं वो भी इसी तरह के हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बिल्कुल पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उससे पहले कि उनका तारुफ हम कराएं, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक है। बचपन में आसमान की वसतों को देखकर ख्वाब बुनते और आज की उन ख्वाबों की हकीकत में बदल दिया है। ये कहानी है अमाद पराचा की, जिन्होंने पाकिस्तान फ़ज़ाइया में वालिद को जेट उड़ाते देखकर खला की वसतों तक रसाई का ख्वाब देखा और फिर ये ख्वाब ज़ाहिर है पूरा कर दिखाया। ये शौक उन्हें IBA कराची से होता हुआ कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो तक ले गया और फिर जहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ रियाजी और फल्की तिब्बियात में महारत हासिल की बल्कि खला के राजों को जानने के लिए रूसी जबान भी सीख ली। वाह क्या बात है। नासा के प्रोजेक्ट्स में वो हिस्सा ले सके इसलिए उन्होंने रूसी जबान सीखी। आज अमाद ना सिर्फ नासा के मशहूर सुपर BIT टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बल्कि अब अगली जनरेशन गीगा BIT पर भी काम कर रहे हैं जो कि आइंदा 5 बरसों में खला में चली जाएगी। अब हमने सोचा कि उनको हम बुलाते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो टेलीस्कोप है वो किस तरह से काम करती है और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है किसी भी पाकिस्तानी के लिए नासा के इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होना। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अमाद पराचा, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इकबाल ने कहा था कनात न कर आलम रंगोबू पर, चमन और भी हैं, आशियाँ और भी हैं, तो आपने खनात नहीं की माशाल्लाह से, ये बड़ी अच्छी बात है। आगाज़ कहाँ से हुआ दिलचस्पी का कि खला जो है ना उसके अंदर क्या है वो जाकर मुझे देखना है, चाहे दूर से ही देखूं। ज़रा अपनी स्टोरी के बारे में बताइएगा, कहाँ से आगाज़ हुआ? ये जर्नी जो है बचपन से ही मुझे शौक था। जब मैं आसमान में देखता था सितारे होते थे और कभी कभार ये भी पता चलता था ये प्लैनेट है, ये जुपिटर है या ये मार्स है, तो वो देख के मैं ये सोच रहा होता था कि ये तो ठीक है, ये इतने ज़्यादा सितारे हैं, इतनी और गैलेक्सीज भी हैं, हमारा निज़ाम इतना बड़ा क्यों है, कैसे है। तो तब से मुझे शौक था कि मैं इस फील्ड में, इस स्टडी में, एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडी में मैं फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, एस्ट्रोफिजिक्स पढूं। तो वो फिर मैंने अपने अंडर ग्रेजुएट में मैंने एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ी थी, साथ साथ मैथमेटिक्स भी, क्योंकि आपको वो चाहिए होती है ताकि आप फिजिक्स समझ लें। और उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स और फिर ये PhD जो भी मैं जो कर रहा हूँ वो फिर वो ही मैं फिर एस्ट्रोफिजिक्स में मैंने कंटिन्यू किया ताकि मैं समझ सकूं कि, या समझ नहीं सकूं तो एटलीस्ट मैं इतनी तहकीक कर सकूं कि मैं कुछ एटलीस्ट कंट्रीब्यूट कर सकूं जो मैं और बाकी सारे जितने एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, जितने साइंसदान हैं जो स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पूरा निज़ाम कैसे यहाँ तक पहुंचा कि अब हम जो है हम अर्थ पे जिंदा है और बाकी सितारे हैं, बाकी प्लैनेट्स हैं, ये कहाँ से आए, ये क्यों है इस तरह। तो वो क्यों समझने के लिए फिर अच्छा। ये रिसर्च अमाद, हमने अपने इंट्रो में भी जिस तरह बताया कि आपके जो वालिद हैं वो फ़ज़ाइया में थे, तो क्या यही एक रीज़न थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आपको भी इस तरफ जाना चाहिए? कितना हेल्पफुल रहा आपके फादर का इस फील्ड में होना और फिर आपको मोटिवेट करना? से मुझे डेफिनेटली इंस्पिरेशन तो मिली है। मेरे अब्बू जो थे वो पायलट रहे हैं पाक फिजाइया में। तो जब मैं छोटा था तो फिर ऑब्वियसली तब से जो है जहाज़ों का शौक था, जहाज़ों का नहीं तो जहाज़ों का भी और साथ साथ एविएशन का भी। वहाँ से फिर और भी चीज़ों का शौक पड़ा, जैसे एस्ट्रोनॉट्स जो है वो जाते हैं स्पेस में। तो पुराने ज़माने में, अब तो नहीं है, स्पेस शटल हुई करती थी, तो वो जो है वो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेकर जाती थी। तो मैं उनको वो कर रहा होता था, मैं उनको बहुत फॉलो कर रहा होता था। और फिर तब से फिर मेरा शौक बना कि भाई मैंने भी एस्ट्रोनॉट बनना है। लेकिन फिर उसकी जर्नी जो है वो इतनी आसान नहीं है कि आप सीधा जाके एस्ट्रोनॉट बन जाए। तो फिर उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होती है, उसके लिए आपको एडवांस डिग्री चाहिए होती है, PhD नॉर्मली आपको चाहिए होती है। और आपने ये दिखाना होता है कि आप एस्ट्रोनॉट नहीं सिर्फ, लेकिन आप एक साइंसदान हैं जो स्पेस में जाके फिर आप साइंटिफिक मिशंस कर रहे होते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और भी जगहों पे। तो जब मैं अपने ग्रेजुएट स्कूल के लिए, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा था, तो उसमें मैंने ये लिखा था कि मेरे अब्बू जो है वो पायलट होते थे। तो उनकी जो है और हमारे कल्चर में ये है कि
कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम जो है उनसे बेहतर करें। तो मैंने ये लिखा था, मेरे अब्बू जो थे वो 50,000 फीट की बुलंदी पे जहाज चलाते थे, तो अब उन्होंने तो अपना एक बड़ा अच्छा लेवल सेट कर दिया, तो मैंने उससे भी ऊपर जाना था। वाह 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 वाह। तो आपकी बातों से मुझे महसूस हो रहा है कि आपके पेरेंट्स जो है ना वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर या आपकी जर्नी ऑफ लाइफ के ऊपर कितना ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। स्पेशली आपके फादर का प्रोफेशन अगर मैं बात करूँ तो वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। ये जो अब टेलीस्कोप है सुपर BIT, इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, कौन कौन है इस टीम के अंदर? तो ये पूरी एक टीम है हमारी। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में PhD अभी कर रहा हूँ। साथ साथ मेरे और भी 2-3 और भी लोग हैं लैब में, मेरे अपने प्रोफेसर हैं। उसके साथ साथ हम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और डरहम यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, उनके भी लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम सब मिल के ये काम कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो ये हमारी जो लैब है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, उधर हमने टेलीस्कोप को असेंबल किया पूरा। टेलीस्कोप जो मिरर जो है टेलीस्कोप का वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में डिजाइन हुआ था, और डिजाइन जो है और लोगों ने किया था जो इंजीनियरिंग साइड पे हैं। मेरा जो ज्यादा काम था, मैं उस कम्युनिकेशन कोड पे मैं काम कर रहा होता था और कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे काम कर रहा होता था कि मैं जमीन पे अगर हूँ, मैं अर्थ पे हूँ और मैं यहाँ से मैं उसको एक कमांड भेजनी है कि इस चीज को देखे आसमान पे, या इस तारे को देखे, या इसकी इमेज ले। वो उस पे मैंने काम किया कि कैसे वो हम कमांड करें और फिर जब वो इमेज ले, तस्वीर ले, तो फिर वो कैसे वापस आए, उसकी कोड पे मैंने काम किया। लेकिन साथ साथ ना सिर्फ एक कोड पे काम किया, और भी कम्युनिकेशन चीज़ों पे काम किया था। लेकिन हम सब ने मिल के इसको बनाया, हम सब ने मिल के इसको असेंबल किया, और फिर हम सब न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड से हमने फिर इसको लॉन्च किया था। तो ये एक टीम एफर्ट है हमारे। अच्छा अमाद, आपने ओवरऑल प्रोजेक्ट के हवाले से तो बताया, लेकिन इस सारे प्रोजेक्ट में आपका बुनियादी तौर पर रोल क्या रहा, आपका इसमें क्या काम रहा? यूनिवर्स की या स्पेस की जो स्टडी जो होती है वो करने के लिए आपको जो है छोटी छोटी चीजें देखनी होती है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे सितारे हैं, इनको स्टडी कर रहे होते हैं। उससे भी छोटी छोटी लाइट होती है गैलेक्सीज की, वो भी हम स्टडी कर रहे होते हैं। अच्छा। तो वो देखने के लिए आपको अच्छी रेजोल्यूशन चाहिए। जब आप जमीन पे होते हैं, आप अगर किसी शहर में हो, तो आप अगर ऊपर देखें तो आपको इतने ज्यादा सितारे नहीं नजर आएंगे। अगर आप शहर से बाहर निकलें तो आपको ज्यादा सितारे नजर आएंगे। लेकिन उसमें भी फिर भी जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, वो जो है वो कुछ लाइट को ब्लर करता है। लाइट सही तरह से हमारी तरफ नहीं आती, अर्थ की तरफ नहीं आती। लाइट कुछ स्कैटर हो जाती है, मतलब वो आती है और फिर वो बस वो सीधा नहीं आती, वो थोड़ी इधर बिखरी हुई होती है। तो मतलब हमें जो है डेटा सही नजर नहीं आता। उस वजह से नासा ने एक टेलीस्कोप लॉन्च किया था 1990s में, हबल टेलीस्कोप, जो कुछ लोगों ने शायद सुना हो। वो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाके तस्वीरें लेता है, और उसका ये फायदा होता है कि वो बहुत अच्छी रेजोल्यूशन से चीजें देख सकते हैं और हम उससे फिर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन वो जो है वो $15 बिलियन का था, और अब जो है अब उसकी रिप्लेसमेंट का टाइम आ गया है, और अब वो देख रहे हैं कि अब क्या करना है। तो हमने जो सुपर BIT, उसका नाम है सुपर प्रेशर बलून बॉर्न इमेजिंग टेलीस्कोप, जो बनाया था, वो रॉकेट के बजाय जैसे हबल गया था ऊपर, उसके बजाय वो बलून के जरिए, एक साइंसी गुब्बारे के जरिए वो 108,000 फीट की बुलंदी पे जाता है। जो जहाज नॉर्मल जो कमर्शियल जहाज होते हैं उनसे 3 गुना ऊपर, जहां वो एटमॉस्फेयर के ऊपर होता है। और हमें रॉकेट के बजाय हम ये बलून के जरिए भेजते हैं, ताकि फिर हम उसकी कॉस्ट जो है $15 बिलियन, मतलब 15 अरब डॉलर के बजाय हम $5 मिलियन मतलब $50 लाख वाह, यानी कि हबल के मुकाबले में ये जो BIT टेलीस्कोप है, ये इसके अंदर बहुत ही कम खर्चा जो है वो हो जाता है। बहुत शुक्रिया अमाद पराचा हमारे साथ मौजूद है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे, और क्या ही इनकी ज़बरदस्त स्टोरी भी है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अपने बच्चों का ब्रॉटअप किस तरह से कर रहे हैं, उनको किन किन चीज़ों से उनका एक्सपोजर करवा रहे हैं, ये उनकी शख्सियत के लिए और उनकी आगे जो ज़िंदगी है उसका जो कोर्स ऑफ लाइफ है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर का माहौल भी बड़ा मैटर करता है। अमाद जो है ना, ये बड़ी अच्छी मिसाल है हमारे लिए। तो आई होप इसी तरह से आप लोगों ने भी इंस्पिरेशन ली होगी। मैं तो बड़ी इंस्पायर हो गई हूँ। मैं कोई टेलीस्कोप नहीं बनाने लगी, वही पूछने लगी थी, आपका नासा ज्वाइन करने का तो नहीं प्लान? कुछ ना कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। उससे पहले कि मैं कुछ करूँ, आपको स्कर्दू लेकर चलते हैं, जहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए पहुँच चुके हैं। बुलंद तरीन सहरा है वहाँ पर, जहाँ पर सयाहों का हर साल रश देखने को मिलता है, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही है। आबिद चिकरी ने हमें बताया है, वहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं और सयाह कैसे एंजॉय करें। चलते हैं। इस वक्त मैं दुनिया की बुलंद तरीन सरहद सहरा सफरंगा शिगर में मौजूद हूँ। ये सहरा सतह समंदर से
7,400 मीटर बुलंदी पर वाक़ई है। इस सहरा की खुसूसियत ये है कि एक तरफ इसका दरियाए सिंध बहता है, जबकि तीन तरफ पहाड़ वाक़ई है जो कि सहरात को मुनफरिद बनाता है। ये सहरा इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की मसरूफ़ तरीन टूरिस्ट पॉइंट में तब्दील हो चुका है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पे आती है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर, जीप सफारी, ट्रायका, घुड़सवारी से सयाह लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ पे सयाहों की सहूलियत के लिए तमाम तर मौक़े मौजूद है। सयाह चाहे तो फ़िज़ा से इस सहरा का नज़ारा भी कर सकते हैं या यहाँ की तेज़ तरीन सवारी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। पिछले अल्हम्दुलिल्लाह से 4 से 5 साल हो गए हैं यहाँ पैराग्लाइडिंग वगैरह, जीप सवारी वगैरह करवा रहा हूँ, और जितने भी टूरिस्ट यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं वो इस एक्टिविटी से बिल्कुल लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि इस एक्टिविटी की वजह से सरफरंगा और ख़ुसूसन बल्तिस्तान का एक नाम बना है, और हमारी कोशिश होती है कि यहाँ जो भी सयाह तशरीफ़ लाए वो इस एक्टिविटी किए बगैर वापस ना जाए। यहाँ पे आए हैं सरफरंगा स्कर्दू में, यहाँ पे हमने राइड्स देखी थी मोबाइल पे, और आज लाइव देखी है तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। लेकिन ये जो ऊपर राइड है ना, उससे ज़रा डर लग रहा है मुझे। मेरे दोस्त लोग ले आए हैं और उनको एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। फर्स्ट टाइम आए हैं लेकिन बहुत मजा आया। मेरा नाम अंतिशा है, मैं सालकोट से आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके, और मैं दोबारा फिर से आऊंगी। सयाहों का यही कहना था कि सरफरंगा लाजवाब है। वो यहाँ पे आने वाली तमाम सयाहों को यहाँ पे खुसूसी तौर पे आने को तरगीब देंगे। जी अच्छा, इतना खूबसूरत है स्कर्दू का ओवरऑल। अगर मैं बात करूँ स्कर्दू, क्योंकि मैं देख के आई हुई हूँ हुंजा साइड पे भी, स्कर्दू साइड पे भी, कोल्ड डेजर्ट भी गई हूँ। मुझे बताओ, रात में तो नहीं गई थी? रात में ही गई थी। एक तो हर जगह नहीं, मैं दिन में भी गई थी, रात में भी गई थी, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, रात को जब आप जाते हैं ना, नॉर्मली शहरों में हमें उस तरह से सितारे आसमान पे नहीं, पोल्यूशन होती है, नहीं देखने को मिलते। इतना क्लीन वेदर, इतना खूबसूरत आसमान, ऐसे सितारे, मतलब मुझे दिल करा था कि इधर ही कहीं मैं। ये वाकई में कोल्डेस्ट सहरा हम इसको कह सकते हैं, कोल्डेस्ट डेजर्ट है। बिल्कुल, ये तो बड़ा और इसका नाम सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट इसको कहते हैं। और यहाँ पे जीप रैली भी होती है, ये जीप रैली होती है, एक्टिविटीज होती रहती है। जब मैं गई थी तब उस वक्त कोई एक्टिविटी तो नहीं थी, लेकिन ये देखें अब हॉर्स राइडिंग भी जो है वो हो रही है, तो बड़ी अच्छी एक्टिविटीज यहाँ पर है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जाने से पहले ब्रेक पर हमने जाना है, ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये बता दें कि भाई जहाँ पर भी जाना है आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना है, याद बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज होता क्या है कि हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं और हमारी जान को खतरा। बिल्कुल, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। एक और अहम मामले पर आज हमने बात करनी है। एक वीडियो आजकल सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर, बड़ी अफसोसनाक किस्म की है, बड़ी डिस्टर्बिंग सी है। उसमें एक नौजवान उस्ताद हैं जो क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं, अचानक उनको दिल का दौरा पड़ता है और वो मौके पर ही इंतकाल कर जाते हैं। ये वीडियो आप सब ने देखी भी होगी। और एक और वीडियो भी है, वो भारत से आई है, जहाँ पर क्रिकेट मैच हो रहा था और इस दौरान एक नौजवान खिलाड़ी छक्का मारने के बाद ज़मीन पर गिर पड़ता है और वो वहीं दम तोड़ देता है। ऐसे अफसोसनाक मनाजिर हमारे गिरदोनवा में अक्सर हम देखते हैं, इस तरह की वीडियोस सामने आती हैं, और कुछ की तो वीडियोस नहीं भी होती, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि नौजवानों में जो है वो हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये वक्त गुजरने के साथ साथ तेज़ होता जा रहा है या फिर सोशल मीडिया की वजह से हमारे सामने इसके केसेस जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। आपने 2 केसेस की बात की। एक केस अभी इंडिया से मैं देख रही थी, एक एक्ट्रेस जो है वो भी शी वाज 42-43 और वो बहुत फिट थी। उनका जो फोकस होता था वो अपनी फिटनेस के ऊपर होता था, जिम वगैरह बाकायदगी से। डॉक्टर जी कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फिट रहने की ज़रूरत है ताकि आप किसी भी तरह की बीमारी जो है ना वो आप तक ना लग सके। लेकिन अगर उसके बावजूद एक फिट इंसान को भी हार्ट अटैक हो रहा है जो उसकी जान लेकर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, सीरियसली रॉन्ग। तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या हमारा तर्ज ज़िंदगी, हमारा लाइफस्टाइल इसका सबब बन रहा है, या फिर और भी जो चीज़ें बन रही हैं? और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है, मैं चाहूँगी वो भी ज़रा क्लैरिटी हो जाए। कुछ लोग ये बात करें कि शायद वो कोविड की वैक्सीन लगी थी, उसकी वजह से भी ये एक रीज़न हो सकती है। हम जान लेते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद है उन्हीं से हम ये जाने और क्या वाकई में ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या इसमें सच भी हो सकता है। कोविड की वैक्सीन के बारे में बात करी हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर अमराज क़ल्ब हैं और हार्ट सर्जन डॉक्टर सईदुल्लाह शाह साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो ये आप डेफिनेटली आपकी नज़र से भी गुजरी होगी और आप हर रोज़ इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट भी कर रहे होंगे। अभी ब्रेक में आप बता रहे थे कि कोई बहुत ही यंग 31 ईयर ओल्ड का आप एंजियोप्लास्टी करके आए हैं। क्या रीज़न आपको नज़र आ रही है कि इतनी यंग एज के अंदर जो है ना हार्ट अटैक्स आ रहे हैं? अच्छा, पहले इस पे बात करते हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं, दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी है कि डायग्नोसिस भी ज़्यादा हो रही है, आबादी भी बड़ी है
और जवानों के जो तनासब है वो भी बढ़ा है। लेकिन जवानों में ओवरऑल बीमारियां बढ़ी हैं और वो आप देखेंगे सिर्फ दिल की बीमारियां नहीं, और भी बहुत सारी दवाइयां, ये बीमारियां वो ज़्यादा हुई हैं। उसकी बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह जो है वो लाइफस्टाइल या तर्ज ज़िंदगी का मसला है कि लोग जो हैं वर्जिशें नहीं कर रहे, खुराक उनकी मुतवाज़िन नहीं है, तंबाकू नोशी ज़्यादा है, स्ट्रेस भी ज़्यादा हो गया है, नींद ख़राब हुई है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर, ठीक है, और स्ट्रेस इन पर्टिकुलर, तो इनसे ये बीमारियां बढ़ रही हैं। ये पूरा एक, ये सिर्फ दिल की बीमारी नहीं होती। जब आपका लाइफस्टाइल पुअर होता है, आपकी लेक ऑफ फिटनेस होती है, आपका वज़न बढ़ता है, आपकी शुगर डिस्टर्ब होती है, ये तमाम अवामिल मिलकर फिर उसमें अगर आप स्मोकर भी हो जाए और एक्सेस, तो फिटनेस कम हो जाती है, सब अवामिल मिलकर। डॉक्टर साहब, ये जो भी मैं इंट्रो में भी बात कर रही थी कि बहुत फिट लोगों को भी हमने देखा है। कुछ महीनों पहले मैं एक खबर देख रही थी, हॉलीवुड के कोई स्टार है जो जिम के अंदर मौजूद थे, जिम करते हुए जो है ना उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ होगी। देन ये इंडियन एक्ट्रेस की जो मैं बात कर रही हूँ, शी वॉज परफेक्टली फाइन, बहुत फिट थी, शी वॉज 42। और डेफिनेटली आपको पता है एक्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी फिटनेस का ख्याल भी रखते हैं। फिट होने के बावजूद, सेहतमंद होने के बावजूद हार्ट अटैक्स का होना, ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये रेयरिटी है, ये बहुत कम होगा। आप देखेंगे अस्पताल में जाकर, कॉर्नी केयर यूनिट जो कार्डियक यूनिट होता है उसमें जाकर देखेंगे, उसमें बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका पुराना हेल्दी लाइफस्टाइल था, और वो ये ख़ुसूसन जवान लोगों में। मिसाल के तौर पर अभी जो मैं जब राउंड करता हूँ हम देखते हैं तो उनकी अक्सरियत ये वो ओवरवेट होते हैं, उनमें या उनकी ज़ियाबीतस या शुगर होती है, या शुगर के नज़दीक जिसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, उनमें से कुछ स्मोकर होते हैं। इनवेरिएबली, यानी बगैर किसी इस्तिस्ना के, उनमें से कोई भी एक्सरसाइज वाला बंदा नहीं होता। अच्छा, स्टीरॉइड्स वगैरह भी इस्तेमाल करने से या कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने से भी इस तरह, क्योंकि जो फिट हैं वो कुछ चीज़ों का इस्तेमाल अगर करते हैं तो उनकी वजह से भी हो सकता है। ऐसे है ना कि जो फिट लोग हैं, ये याद रखें, जब वो फिट हो गए, गाड़ी को अगर आप अच्छे तरीके से चलाएंगे, उसका अच्छा ख्याल करेंगे, उसके ख़राब होने के चांसेस कम है। एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, फिर भी उनके एक्सीडेंट के चांसेस, बदन का भी यही है। अगर आप बदन का ख्याल करेंगे और जो तरीक़ेकार हैं जो पहले होता था अभी नहीं है, नेचुरल जो तरीके हैं वो आप जारी रखेंगे तो जिंदगी ठीक गुजरती है। अच्छा, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में एक तो डिफरेंस ज़रा बता दें, ये दोनों अलग अलग चीज़ें? अच्छा, ये सारी चीज़ें समझनी है। पहली बात आपने समझनी है, दिल एक पंप की तरह होता है और इसको खून की ज़रूरत होती है। वो खून जो है वो कॉर्नी आर्टरीज, दिल के ऊपर रगें होती हैं, शरियानें होती हैं। इन शरियानों में जब तंगी आती है तो लोगों को बोझ आता है, दर्द होता है, वेल्व्स भी कहते हैं इनको, वेल्व्स भी कहते हैं, वेल्व्स नहीं, उसकी तरफ मैं आता हूं। ये अच्छा है कि आपने ये बात पूछी। तो जब इनमें तंगी आती है तो लोग जब हरकत करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, तेज़ चलते हैं, तो उनके यहाँ पे बोझ आता है या दर्द होता है, उसको हम एंजाइना कहते हैं। जब ये रग बंद हो जाती है तो हम कहते हैं इसको हार्ट अटैक हो गया, शदीद दर्द होता है। जब ये हार्ट अटैक होता है या इवन एंजाइना भी होता है, लेकिन हार्ट अटैक में जब खून का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है रग का, उसकी वजह से एक हालत पैदा होती है जिसमें दिल की धड़कन बड़ी तेज़ और बेकायदा हो जाती है, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, दिल की धड़कन का या बहुत तेज़ हो जाना या बेकायदा हो जाना, ये वो चीज़ होती है जो लोगों को मारती है। और उसका तरीका, मिसाल के आपने मुझे बताया, ये साहब जो हैं या वो क्रिकेट में जो खेल रहे थे, इनका यही हुआ है। अभी जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता हमें तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हुआ यही होगा कि इनकी रग, जो सामने वाली रग खसूसन एकदम बंद हो गई। चूंकि उनका बदन यंग था, उनका दिल तैयार नहीं था इस चीज़ के लिए, तो इनकी दिल की धड़कन तेज़ हुई और इरेगुलर हुई, तो वो गिर पड़े। अभी ये होना क्या चाहिए था कि अगर इस क्लासरूम में या कहीं पर एक शख्स भी ऐसे होता जिसे बुनियादी ये तरबियत होती, जिसे हम BLS कहते हैं, जिसमें छाती को दबाया जाता है और सांस दी जाती है,
वो करता तो शायद इनकी बचत हो सकती। तो ये जो टाइम होता है हार्ट अटैक के बिल्कुल बाद, ये अच्छा डॉक्टर साहब इसको हम कहते हैं सडन कार्डियक डेथ या दिल का एकदम बंद हो जाना इसकी वजह से। वेल्व जो होते हैं लोग इन चीज़ों को मिक्स करते हैं। दिल की शरीयानें अलग होती हैं, वेल्व दिल के अंदर होते हैं। वेल्व का ये काम होता है कि दिल के ये जो 4 हिस्से हैं इनमें खून का जो सिमत है जिस तरफ मूव करती है वो दरवाज़ों की तरह होते हैं, वो खुलते हैं, खून उनमें से जाता है, वो बंद होते हैं। ये वाल्व का सिस्टम, ये अलग है। ठीक है, वो एंजियोप्लास्टी जो होती है वो वाल्व्स की नहीं होती, वो शरीयानों की होती है। शरीयानों की होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अभी बात कर रहे थे जेनेटिक्स के हवाले से, क्या हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो जेनेटिकली ट्रैवल करते हैं? हम देखते हैं कि बाप को है तो आगे बेटे को भी समटाइम्स या होने के चांसेस होते हैं, क्या ऐसा है? जेनेटिक के बजाय अगर आप फैमिली हिस्ट्री इस्तेमाल करें लफ्ज़ तो यस। ओके। अगर ख़ानदान में ख़ुसूसन वालिदैन में या बहन भाइयों में कम उम्र में हार्ट अटैक या स्ट्रोक हुआ है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। कुछ होती हैं बीमारियां जिनके साथ इंसान पैदा होता है, वो अलग चीज़ होती हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो गई या रिदम प्रॉब्लम हो, वो अलग हो गए। लेकिन जो हार्ट अटैक का ये बिल्कुल ज़रूरी बात है, बड़ी ये अहम बात है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपका रिस्क बढ़ता है। यही वो लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई करना है वक्त से पहले। और ये जिस तरह हम ये बात कर रहे थे इससे पहले कि एक दफ़ा जब बीमारी हो जाए, ठीक है, उसका तो मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले अलामात, हाँ, उससे पहले वो मरीज़ जिनका हाई, वो लोग जिनका हाई रिस्क है इन बीमारियों के लिए, उनको वक्त से पहले आइडेंटिफाई किया जाए। सिम्टम से पहले मैं चाहूँगी, ये जो हम पहले बात कर रहे थे कि ये जेनेटिक्स में या फैमिली हिस्ट्री में होती हैं। मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, जो मैं ब्रेक में भी बता रही थी। मोस्टली ये कंसीडर किया जाता है कि क्योंकि फादर में है तो बेटे के ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको हो सकता है। क्या जो बेटियां हैं उनको भी उतना ही ज़्यादा ख्याल रखना है अगर मदर फादर दोनों को है तो? यानी ख़वातीन और मर्दों में रेशो है कितना फ़र्क है? अच्छा, ये याद रखें कि ख़वातीन को जब तक मेनोपॉज नहीं होता, ये समझे कि 45 साल से पहले उनका रिस्क मर्दों के मुकाबले में कदरे कम होता है। कदरे, ठीक है। उसकी एक ये वजह ये भी होती है कि औरतों में स्मोकिंग कम है और मसले जो मर्दों में होते हैं, स्ट्रेस के लेवल शायद इतने नहीं होते, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद उनका रिस्क भी बढ़ना शुरू हो जाता है, इसलिए कि मेनोपॉज या जैसे हम उर्दू में सनेयास कहते हैं, जब ख़वातीन के पीरियड्स बंद हो जाते हैं 45 या उसके बाद इनका वज़न बढ़ता है, ख़ुसूसन पेट के इर्द गिर्द डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और उनका रिस्क भी बढ़ता है और अच्छा खासा ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं इन सारी बीमारियों के लिए। एग्जैक्टली, उनका भी रिस्क काफ़ी हो जाता है। तो ये बात के बच्चियों को या ख़वातीन को ख्याल नहीं, अगर आपके दोनों पेरेंट्स या एक भी हों, आपका रिस्क स्ट्रेट अवे बढ़ जाता है। अच्छा, अलामात क्या होती हैं? आपकी बॉडी कोई साइंस आपको दे रही होती है पहले से कि इस तरह का कोई मसला हो सकता है? पहले से अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, अलामात से पहले भी अगर मैं पर्सनली भी, लेकिन सिर्फ मेरी बात नहीं है, आम तौर पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे जनरल प्रैक्टिस का या कम्युनिटी हेल्थ का सिस्टम होता है जिसमें लोगों की स्क्रीनिंग होती है, हाँ वो बच्चे हों या फिर जो 20 या 30 साल। तो जिन ख़ानदानों में दिल की बीमारियाँ, डायबिटीज़ या शुगर या इस तरह की चीज़ें, या कोई स्मोकर है, 2 या 2 से ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको चाहिए कि वो बेसिक टेस्ट अपने करवा लिया करें। इवन अगर आपको कोई अलामात नहीं है, कोई मसला नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर कोई 30-35 साल का एक बंदा है और वो स्मोकर भी है, उसके ख़ानदान की हिस्ट्री भी है, वो खुद भी एक्सरसाइज नहीं करता, मोटापे का भी शिकार है, वो अपने टेस्ट करवाए। उन टेस्टों के बेसिस पे ऐसे हमारे साथ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, अगर सॉफ्टवेयर ना भी हों वैसे भी उन टेस्टों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस शख्स के रिस्क कितना है। ये कैफियत, ये हम उससे पहले कि सिम्टम्स शुरू हों। सिम्टम्स क्या हैं? आप पहले ठीक चल रहे हैं, सीढ़ियाँ ठीक चल रहे हैं, लेकिन अभी आप चढ़ते हैं तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, सीने पे बोझ आता है, दिल की धड़कन बेकायदा होने लगती है,
तो ये वो अलर्ट्स हैं जिसकी तरफ आपको सोचना तो फिर चाहिए। एहतियाती तदाबीर आपको पता चल गया, फैमिली हिस्ट्री भी है, आपके पेरेंट्स में भी किसी को हार्ट डिजीज़ है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? एक तो फिटनेस होगी, उसके साथ अपने लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर करें, कौन कौन सी चीज़ें करें जिससे आपके चांसेस जो हैं वो खतरा कम हो जाएगा? भाई कॉमन सेंस की बात है, 3 बड़ी बातें हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज। जो आपका बदन है आपको खुद पता चलता है कि आप ओवरलोडेड हैं कि नहीं है, हर एक को अपना पता होता है कि मैं, तो अगर आप बदन को अपना वज़न जो है वो अपने हाइट के मुताबिक रखें, हर एक को पता होता है। और उसका सबसे आसान तरीका क्या है, ये अपना जो पेट का एरिया है इसको ज़रा चेक करें, आपको खुद ब खुद पता चल जाता है। टोन से जिसे हम टोन कहते हैं, टोन से पता चलता है। एक बात, डाइट अपनी, खुराक हमारी बड़ी ख़राब हो गई है, इसमें हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज इस्तेमाल करते हैं। खुराक की जो यूनिट होते हैं, जो एनर्जी यूनिट, उसको हम कैलोरीज या हरारे कहते हैं। आम तौर पर मसलन आप जैसी ख़वातीन, आप तो काफ़ी एक्टिव हैं, आपको 1500 किलो कैलोरीज शायद चाहिए। अगर आप 2500 किलो कैलोरीज इस्तेमाल करेंगी तो वो कहीं तो जाएगा, तो वो जाता है। देन आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, तो अगर एक्सरसाइज भी नहीं करते, और फिर अगर आपकी जो खुराक है वो भी ठीक क्वालिटी की नहीं है, मसलन ये एग्जैक्टली जिसमें आप सफ़ेद मैदा या सफ़ेद आटा है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है, रफेज फाइबर उसमें नहीं है, फ्रूट का इस्तेमाल नहीं है, तो बदन कहाँ तक ये चीज़ें करेगा। और फिर उसके बाद तीसरी चीज़ स्मोकिंग, फिर उसके बाद और 2 चीज़ें हैं जिसे लोग सीरियस नहीं लेते। नींद का बड़ा मसला है, लोग नहीं सो रहे, और जब आप जागते रहते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो आप में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, खुसूसन कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। ये आपके दिल को भी इफेक्ट करते हैं, डायबिटीज़ को भी, ग्लूकोज को भी वो करते हैं। यही लोग फिर जब मोटापा आता है, उससे एक और चीज़ है जिसे लोग अगेन नहीं वो करते, वो यहाँ पर वज़न का ज़्यादा होना, ये गर्दन का एरिया जो है, ठीक है, उसकी वजह से लोगों को सांस में रात को तकलीफ होती है, वो सोते हैं, खराटे उनको होते हैं, सांस उनकी ख़राब, उसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं। और इससे मेंटल स्ट्रेस वो भी बढ़ता है, बढ़ जाता है, कांस्टेंट मेंटल स्ट्रेस है, जिससे अगेन आपके स्ट्रेस हार्मोन बढ़े रहते हैं। अभी हमने इंट्रो में जिस तरह आयशा ने बात की कोविड के हवाले से, बहुत सारी लोगों में थ्योरी है कि शायद जो वैक्सीन लगवाई है उसकी वजह से इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए, इसमें कोई सदाकत है? अच्छा, ऐसा है ना, इसमें मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल होना पड़ूंगा। लोगों को कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई ब्लेम के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है, बस उनको चाहिए कि, इसलिए सच जो होता है वो मुश्किल होता है, और झूठ और ये कहानियाँ जो होती हैं, कौन सी, ये ब्लैक एंड वाइट होती हैं, ये बड़ी आसान होती है, कहानियाँ बनाना बड़ा आसान होता है। कोविड ने बहुत सारे लोगों को बचाया है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि कुछ इस तरह की वाक़यात हुए हैं, लेकिन ये लोग तो इससे पहले भी उनकी अपनी सुस्ती का इल्ज़ाम जो है ना, आप कोविड वैक्सीन को देने के लिए तैयार हो गए। और वैक्सीनेशन पर से, वैक्सीनेशन खा वो फ्लू की हो, खा वो न्यूमोकोकल की हो, खा वो शिंगल्स की हो, ये इसका मतलब ये जो फ्लू, ये जुकाम नज़ला जो होता है, ये न्यूमोनिया जिसे हम कहते हैं वो, और शिंगल एक चीज़ होती है, वो इन्फेक्शन हो जाती है, यहाँ पे लकीर आ जाती है, सुर्ख लकीर आ जाती है, उधर आ जाती है, ठीक है। इनको अगर आप वक्त से पहले वैक्सीन करवा लें, जिस तरह पोलियो की वैक्सीन है या मीजल, ये चीचक की हो गई, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है बाद में इलाजों के। तो वैक्सीनेशन कोई भी हो, हाँ वो कोविड की थी जिसने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बचाई है, और ये जो है लोग कोई इजी, कोई क्विक फिक्स चाहते हैं कि कोई चीज़ आए, कावा पियो, ठीक हो गया। वो आपके मंतक में जाकर बैठना चाहिए, देन आप इजी हो जाएंगे कि ये हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है। ठीक है, जो टेक अवे है हमारे इस सेगमेंट का वो बेसिकली ये है कि भाई अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपका क्वालिटी ऑफ डाइट जो है वो ठीक नहीं है, तो इसका असर डेफिनेटली आपकी हेल्थ के ऊपर होना है। और ये सिर्फ हार्ट अटैक की बात नहीं है, मोटापा, अगर नींद की कमी की बात कर लें, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये वाली चीज़ें भी कितनी ज़्यादा, बिल्कुल हम डेली कोई ना कोई टॉपिक सेहत के हवाले से डिस्कस कर रहे थे जिसमें खास तौर पर हर चीज़ जो है वो इंटरलिंक करी होती
होती है आपकी नींद के हवाले से। नींद आपने ठीक रखनी है, अपनी डाइट ठीक रखनी है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। और अम्मी जो है वो ठीक कहती है कि ये हर चीज़ की जड़ जो है ना, बीमारी की जड़ वो ये है, इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना, रखा हुआ मैंने साइड पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर सईदुल्लाह शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारी रहनुमाई उन्होंने की। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान है, बड़ा अहम मसला हमने एक डिस्कस करना है। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं सोच रही थी कि हमारा जो टाइम है ना, हमारी जो जनरेशन है, सोचती हैं आप, उसने एआई के होते हुए सोचती हैं। मैं थोड़ा सा तो आपने आउटसोर्स नहीं किया हुआ एआई को? अभी उतना इस्तेमाल मैंने नहीं किया कि मैं सोचना ही छोड़ दूं और टोटल एआई पर रिलाय करूं। मैं ये कह रही थी कि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, हमारी जनरेशन ने एक से दूसरी टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होते हुए इन सारी चीज़ों को देखा है। रेडियो से टीवी पे, रेडियो से टीवी तो नहीं मैंने देखा, खैर टीवी से फिर ज़ाहिर है कंप्यूटर और फिर इंटरनेट और इस सारी ये ट्रांजिशन जो है वो हमने देखी है। लेकिन अब ज़माना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। एक और दौर था जब एआई सिर्फ फिल्मों, रोबोट्स और साइंस फिक्शन की फिल्मों में हमें देखने में नजर आती थी, लेकिन आज ये हमारे हाथों में मौजूद है। हमारे मोबाइल फोन्स, घरों में इस्तेमाल होने वाले कई ऐसे आलात हैं, दफातर, तालीम, तिब, मईशत और यहाँ तक कि हमारी सोच में भी एआई दाखिल हो चुकी है और हमें पता ही नहीं लगता। नहीं पता, सबको लग रहा है, लेकिन अब जानबूझ के आपने ईमेल्स लिखनी है तो वो भी एआई से लिखवाई जाएंगी। आपने किसी को अच्छा सा किसी को इंप्रेस करने के लिए मैसेज लिखना है, वो भी एआई से लिखवाया जाएगा। आपने असाइनमेंट्स बनानी है, वो भी एआई से बनवाई जाएंगी। अब तो मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग एमफिल और पीएचडी के थीसिस जो है ना, वो भी एआई के थ्रू करवा रहे होते हैं। लेकिन नहीं लगता, वो ऐसे अब सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि प्लेजरिज्म जो है ना, वो भी कोई मसला नहीं होता। लेकिन अब ये नुकसान कितना ज़्यादा पहुंचा रही है इंसानों को। हमारे उस्ताद हैं अहमद जावेद साहब, वो ये कहते हैं कि आदमी अपने आदमी होने की हिफाजत करें। क्या वो वक्त आ चुका है कि हमें अपने आदमी होने की, अपने इंसान होने की हिफाजत करनी पड़ेगी और किस तरह से हम अपने आप को बचाते हुए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको लेकर अपना असिस्टेंट भी बनाकर चल सकते हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही ख़ास मेहमान और बहुत ही पर्टिनेंट शख्सियत मैं कहूँगी इस मामले पर बात करने के लिए। कहते तो वो ये है कि जो नौजवान है उसको इकबाल का मर्द मोमिन होना चाहिए, नीचे का उबरमंश होना चाहिए, या फिर गोएटे का किरदार जो है फॉस्ट, उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। लेकिन आम लोग जो हैं अब वो एआई की तरफ जा रहे हैं, सोचने समझने की सलाहियत जो है उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो अब वो क्या सोचते हैं, हमारे साथ मारूफ स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर खुर्रम इलाही मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। आप इस्तेमाल करते हैं एआई? सबसे पहले तो ये बताएं। मैं बिल्कुल इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि चीज़ के इस्तेमाल होने से उसका दुरुस्त होना लाजमी नहीं हो जाता। अच्छा। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि हम हर चीज़ को इफ़ादियत के असूल पर तकरीबन 100 सालों से देख रहे हैं। हमें ये एहसास है कि अगर चीज़ फ़ायदा दे रही है तो यकीनन दुरुस्त भी होगी, और फ़ायदा दे रही है तो इसका दुरुस्त होने या ना होने का फ़ैसला 5-7 सालों बाद कर लेंगे। हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल शॉपिंग बैग या प्लास्टिक्स की है। हमने उनको इस्तेमाल किया कि वो इफेक्टिव हैं, एफिशिएंट हैं, हम उन्हें मुआशरे और समाज में लाए। अब आप ग्लोबल वार्मिंग की खबरें, और आप लोग उसके पूरे ग्लोबल वार्मिंग या एक्सट्रीम वेदर्स आप लोग कवर कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा मौसमी तब्दीली। हमारे पास इंजन आए 100 साल पहले, अफादियत है, यहाँ से वहाँ जाएंगे, जल्दी जाएंगे, और एक नई दुनिया बात हुई। और आज 100 सालों बाद हमें एहसास हो रहा है। चैट जीपीटी 2022 30 नवंबर को आया और 2025 में MIT मीडिया लैब या स्टैनफोर्ड स्कूल की पहली रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि इंसानी जहन कुंद हो रहे हैं। यानी कि अब जहन का काम फ़कत डाकिए का रह गया। अब ये इतनी खौफनाक बात है, वो जहन जिसने पूरा सोमनाथ का ये तराशा, ये खुदी तराशी, ये पूरी कायनात तराशी, उस पूरे के पूरे जहन के पास अब ये काम रह गया कि इससे पूछना है, वापस लोगों को बताना है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने की खुर्रम के ना, जो इस वक्त सिचुएशन है, हमें तो मुफ्त में ये सारी सहूलतें मिल रही हैं ना, और इसके बारे में कहा जाता है कि इफ समथिंग इज फ्री, इसका मतलब है कि यू आर द प्रोडक्ट। बिल्कुल दुरुस्त। और आपको नुकसान भी हो रहा है। पहले हमें नहीं पता चलता, हमें पता चलता है जब वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका होता है। क्या अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर बहुत नुकसान हो चुके हैं और यहाँ से हमारी वापसी मुमकिन नहीं है या बचना मुमकिन नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन जिस नदीदेपन की तरह हम इस्तेमाल करें ना एआई को, आप नोट करें कि हमने जहन पर बोझ डालना ही छोड़ दिया, और हमारे जहन की वो जो रेजिलियंस थी, मैं एक बहुत आम मिसाल आपको देता हूँ। आइंस्टाइन 8 साल इंतजार किया मेरी थ्योरी प्रूव हो जाए। हम अब 8 सेकंड, बल्कि चैट जीपीटी जब प्रोसेस कर रहा होता है तो हम उसको भी अब डिले समझने लग गए हैं, और बल्कि हमें जहन से एक बेजारी होने लगी है कि यार अजब है, मेरा जहन जवाब ही नहीं दे पाता।
ऐसे ही है। तो फिर अब हम AI की तरफ बढ़ते हैं और फ़ौरन से पहले अभी जहन पर बोझ डलता नहीं है तो साथ ही हम उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। और हमारे पास सबसे बड़ा जो एक आर्गूमेंट होता है कि ये दुरुस्त क्यों है, वो हम ये बताते हैं देखो कितना जल्दी कितना सही जवाब दिया और मेरी ज़िंदगी को कितनी सहूलत दे दी। एक बहुत आम एक्सपेरिमेंट है रॉबर्ट नॉजिक का थॉट एक्सपेरिमेंट। वो कहते हैं अगर आपको ख्वाब में तमाम सहूलियात दे दी जाएँ तो बताएं क्या ज़िंदगी में आना ज़रूरी होगा। तो उसके बाद ये MIT का बहुत बड़ा सवाल है जो आज तक हल नहीं हो रहा कि फिर हमें ज़िंदगी में आने की ज़रूरत ही क्या है। ये सवाल अब ज़िंदगी में हमारे ऊपर जबर के तौर पर आ चुका है, सोचने की ज़रूरत ही क्या है अगर एक तीसरी चीज़ मौजूद है। और मैं अभी डॉक्टर साहब भी होकर गए, दिलों में स्टंट्स डल चुके हैं, न्यूरल लिंक लग रहा है, आर्टिफिशियल घुटने डल रहे हैं, जहन आउटसोर्स हो गया। कितनी तब्दीलियों के बाद हम ये दावा करेंगे कि अब मैं आदम नहीं रहा। यानी वो फंडामेंटल चेंज या टिपिंग पॉइंट कब आएगा कि अब आप कहेंगे कि जहन तो आउटसोर्स हो है, अब जो वाहिद चीज़ आपके पास रह गई है ना अनम, मैं अगर आपको बताऊं, दैट्स ह्यूमन इमोशंस। और अब आप देखें कि हमारे एहसासात पहले से ज्यादा सुकड़ रहे हैं। लेकिन एहसासात पे भी आयशा ने कहा ना कि एहसासात के लिए भी जो अल्फाज है वो हम AI से उठा रहे हैं, हमारे पास अपने अल्फाज भी नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं पॉजिटिव्स की तरफ भी बात करना चाहूँगी कि AI के कुछ तो पॉजिटिव्स भी है ना, इसको स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग ज़ाहिर है आपने तहकीक करनी है, उसमें इसकी हेल्प ले सकते हैं। जिस तरह बिल्कुल हम इंटरनेट की हेल्प ले रहे थे, तो इसको एज ए पॉजिटिव या फिर मेडिसिन के शोबे में इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी बारे में तहकीक करने के लिए इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी तो है। कि मेरी निगाह क्यों पाकिस्तान पे रुकती है। पाकिस्तान में आप मुझे ज़रूर बताइएगा इसका इस्तेमाल ऐसे हो रहा है तो मैं इसकी ज़रूर तारीफ़ करूँगा। इसका इस्तेमाल इस तरह से इटली, फ्रांस, जापान वगैरह में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। वो नित नई ईजादात कर रहे हैं। हम यूज़र भी अब नहीं है, मतलब कि अब AI को मुझे जल्द एहसास होता है AI को होगा यार जो मुझे प्रॉम्प्ट और कमांड दे रहे हो, स्पेलिंग तो ठीक कर लो। और आप उस जल्द वक्त की तैयारी कीजिए कि आप सोचने समझने को इंसानी ऐब समझेंगे। तुम अभी भी सोचते हो यार वो जो है जो वो मोबाइल के अंदर फ्री। अहमद जावेद साहब ने ही इस पे बात की है कि अभी AI जो है ना वो पिंघोड़े में है। जैसे ही वो जवान होती है तो फिर वो ऐसे गैर मुतज़लज़ल, जब उसको यकीन आ जाएगा ना अपनी जात के ऊपर, और एतबार कायम कर लेगा, एलिमेंट का बस इंतजार है, उसके बाद हम इमोशंस भी हम आउटसोर्स कर देंगे। देखिए आयशा और अनम, अभी क्या हो रहा है, एक तो कहा जाता है कि 50,000 सालों में इंसानों में इतनी तब्दीली नहीं जितनी पिछले 5 सालों में आई है। उसमें पिछले 3 सालों में सबसे बड़ी तब्दीली ये लेकर आए हैं। अगर आपके पास MIT की लैब की रिपोर्ट, जो मीडिया लैब की रिपोर्ट हमें बता रही कि इंसानी जहन कुंद हो रहे हैं, एक और बड़ा खूबसूरत वर्ड उन्होंने बताया कि हम डी-इवॉल्व हो रहे हैं। जहन सुकड़ रहे हैं, जिस्म बढ़ रहे हैं, खुराक बेहतर से बेहतरीन मौजूद है और जहन की काबिलियत घटती जा रही है। यानी कि TV पे हमें कहना चाहिए हम चिंपैंजी ब्रेन की तैयारी कर रहे हैं कि जहन का फ़कत काम होगा कि यहाँ से देखो वहाँ बता दो। और एक और हैरत की बात कि आपका तजुर्बा ज़िंदगी घटता जा रहा है, इल्मे ज़िंदगी बढ़ता जा रहा है और ज़िंदगी का तजुर्बा घटता जा रहा है। तो फिर और बस एक बात मैं मुकम्मल करूँ, हर शय का जवाब अब हर आदमी को मौजूद है। और बहुत बड़ी बात, अब कोई आलिम भी नहीं रहा, अब कोई जाहिल भी नहीं रहा। अब कौन है आलिम? सारे एक जैसे, सब एक जैसे, सब एक जैसे। अच्छा, तो फिर ब्रेक कहाँ पर लगानी है, स्टॉप कहाँ पर लगाना है कि AI का ठीक है हम इस्तेमाल करें, जिस तरह आपने भी कहा मैं भी इस्तेमाल करा, हम भी इस्तेमाल करें और सब इस्तेमाल करें, कितना इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हमें लगना चाहिए कि यहाँ पर बस इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं। आप घर के अंदर गाड़ी नहीं लाते, गाड़ी घर से बाहर इस्तेमाल करते हैं, घर की सीढ़ियाँ टांगों से चढ़ते हैं। हमने अपने जहन से उतना काम भी लेना छोड़ दिया कि यार वो जो थोड़ा बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने वो भी कर लें। अब तो रिप्लाई भी लोग ऑटोमेटेड एजेंटिक AI की तरफ जा रहे हैं कि वो खुद ही आपका सोशल मीडिया हैंडल करता है। आज ही मेटा की खबर आई है कि वो आपके लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं। आप सोचते क्या है, समझते क्या है, मोहब्बत कैसे करते हैं। और अब मुझे ब्रेक कहाँ पे लगानी है फिर? हमें ब्रेक यहाँ पर लगानी है कि जब इंसानी जहन थक जाए, अपने थ्रेशोल्ड पर जाए, मुझे जवाब समझ नहीं आ रहा, मैं कर करके बेचैन हो चुका हूँ और ये तायुन आपने करना है कि मैं 7 दिन तक जवाब ढूंढूंगा। ठीक है। और उसके बाद जाऊंगा। और सच बात बताऊं तो मेरे पास जब कोई बच्चा फौरी, इवन मैं एज ए टीचर या एज ए उस्ताद या मौलम के तौर पे यूं सोचा और मेरे पास आ गया, मैं उसे कहता हूं भाई सवाल का एक वक्फा होता है, अच्छे कंटेंट को एक वक्फा दरकार होता है, पहले उसके साथ कुछ वक्त बता लो। मतलब आप नोट कीजिए कि हम सब जानते हैं कि हमारे सवाल भी बुधा वाले हैं या फीसा गौरस वाले हैं, लेकिन हम उतना वक्त नहीं देना चाहते जितना उन लोगों ने देकर अपनी जिंदगियां बदली। और हम फिर वो इकबाल जो कहते हैं उनके अफकारे ताज़ा, नया जहान बनाने के लिए अफकारे ताज़ा फिर कहाँ से आएंगे अगर हम अपना सोच ही हमने आउटसोर्स कर दिया। बहुत खूब।
AI का जो सबसे बड़ा, अगर आप देखें अभी डॉक्टर साहब भी कह के तो उन्होंने कहा आखिर में कुछ जवाब फिलोसॉफिकल होंगे। देखें यहीं पे कोई AI वाले बैठे होंगे तो वो तो कहेंगे सबसे बेहतरीन, आई मीन दिस इज इट, बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, गाड़ियाँ खुद चलें, जहाज़ खुद उड़ें, लोगों के इलाज हो। नौकरियाँ भी जा रही हैं ना, AI एंकर्स आ गए हैं, AI रिपोर्टर्स आ गए, बहुत सारे लोगों को और भी फील्ड्स में। इंसान होना जल्द ऐब हो जाएगा, आप शर्माया करेंगे कि मैं इंसान हूँ, अभी तक आदमी होने की हिफाजत करो, आदमी होने की हिफाजत करें कि मुझे मुस्कुराना आता है, मुझे रोना आता है। और मैं सब लोगों को बताता हूँ AI के पास मुकम्मल इल्म है तजुर्बे के बगैर। मैं वो आंसू पर पूरा ऐसे लिखकर हमें दे सकता है, मैं आंसू नहीं जिया नहीं है आंसू को। और बाइसेंटेनियल मैन में उसने ये कहा था, प्लीज टीच मी कैन आई क्राई लाइक द मैनकाइंड, जिस तरह इंसानियत रोती है। और जो मगरबी बड़े मुफक्किर हैं, मैं बहुत बड़ा नाम निक बॉस्ट्रम का लेता होता हूँ कि उन्होंने जब किताब सुपर इंटेलिजेंस लिखी तो उन्होंने कहा मसला ये है कि हमने ये असेस किए बगैर कि AI क्या है उसको अपने घरों में दाखिल कर लिया। इट्स एन आउल टेल, वो एक तरह लंबी कहानी है। अब तो पर्सनल AI आ गया है, ये पर्सनल AI आ गया। एक और हैरत की बात जो आप जरूर खुल के सबसे किया करें, 2015 में एन ओपन लेटर टू दी AI लिखा जाता है कि AI के हदूद क़यूद का तयन कर लिया जाए, इसके खिलाफ कानून बना लिए जाए। वो मुझ जैसे लोगों ने नहीं किया। फर्स्ट साइन वाज डन बाय इलॉन मस्क, द मैन जिसका अपना ग्रॉक है। दूसरा साइन फिजिक्स की दुनिया के 21वीं सदी के बेताज बादशाह, यस, स्टीफन हॉकिंग। 21वीं सदी स्टीफन हॉकिंग की सदी अगर है तो उसने मरने से पहले साइन किया एन ओपन लेटर टू AI में, गूगल के को फाउंडर्स ने, कि आप लोग जिस चीज को स्टीम इंजन समझ रहे हैं, आग समझ रहे हैं, जिससे बड़ी तब्दीलियां आई, टेलीफोन लाइन समझ रहे हैं, AI ना टेलीफोन लाइन है ना स्टीम इंजन है, ये एक पैरेलल बीइंग है। और याद रखिएगा इंसान की समाज के पिरामिड के ऊपर वो ठहरेगा जो अक्लमंद है। अब आप सबसे अक्लमंद नहीं रहे तो अब इसको छोड़ने की तैयारी। फिर ये जो हमारे, अगर पाकिस्तान के साइंसदानों की मैं बात करूं, माहिर तबीयात की बात करूं, परवेज़ हुद का जिक्र कर लेते हैं, आपकी बड़ी हरीफाना कशाकश उनके साथ चलती रहती है, तो ये लोग फिर क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है इस सिलसिले में? हाँ, इस तरह ये हमें अच्छा कंज्यूमर बनना सिखा रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि देखो वो आ रहा है तो अब इसका इस्तेकबाल ऐसे करना, अंग्रेजी में उससे ऐसे बात करना। दूसरी एक और बात मैं सब लोगों से करना चाहूँगा कि आप AI का डेटा निकलवाइए, पाकिस्तानी कौम सवालात क्या पूछती है। इससे पहले जो हम जैसे मुआशरे होते हैं जो हर चीज़ को फ़कत अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी भी किस्म के इस्तेमाल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे पहले गूगल इफेक्ट आया था, डिजिटल अमनेजिया, कि हम हर बात को भूलने लग गए थे कि हमें गूगल पर जाना पड़ता था। इससे पहले कि इंसानों का हाफजा, मौलाना जलालुद्दीन बल्खी 70,000 इशार, इकबाल 13,000 इशार, मीन इतना बड़ा वो लोग कैसे कर लेते थे। इवन वो खामना सुप्रीम लीडर जो ईरान के, उनको 2000 इशार याद थे इकबाल के। अब आप देखिए कि इकबाल के बड़े बड़े लोग, या आप किसी फील्ड के हैं, मेडिसिन के हैं, आपको अपनी फील्ड की बुनियादी बातें भी याद नहीं रहती और आपको गूगल की तरफ जाना पड़ता था। उससे पहले उन्होंने कहा डिजिटल अमनेजिया आ रहा है कि इंसानी मेमोरी पहले जैसे इंसान जैसी नहीं रही थी, अब इंसानी अकल को खैर बात करने का स्पेलिंग याद नहीं रहते थे, ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल करते थे। बहुत ज्यादा आ रहा है, डेटा आपका सारा जो है वो आप शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो इतना नुकसान हो रहा है। प्राइवेसी शेयर करनी, मेरे ख्याल से जो हमारे इस वक्त वालिदैन, फादर एंड मदर सुन रहे हैं, उनको एक मैं सवाल देना चाहता हूँ कि अब आप अपनी तन्हाई में अकेले नहीं हो सकते, खुसूसन नौजवान बच्चे अपनी तन्हाइयों में अकेले नहीं है। पूरी मुआशरत अच्छी तन्हाई पे बनती है। हर बड़ी दरियाफ्त, हर बड़ी डिस्कवरी, हर बड़ा काम बड़ी तन्हाई से पैदा हुआ था। अब आप तन्हा नहीं रह सकते। कभी वो मैं के नाम पर है कि मैं तुम्हें बताता हूँ खुर्रम इलाही तुमने ये करना था, और कभी वो तू के नाम पर मैं कहता हूँ हुजूर मैं अकेला बैठा हूँ, मुझसे फिर ये लाइन नहीं पढ़ी जा रही, तुम पढ़ दो। तो शख्सियत के बगैर इंसानियत की बुनियाद रखी जा रही। शख्सियत अब AI की है, शख्सियत इंसानों की तो बन ही नहीं रही, बन ही नहीं रही। अच्छा, इन द एंड क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? अपने बच्चों का ब्रॉटअप किस तरह से करना है इस दौर के अंदर? बचाना, ने तो बताया 15 साल तक उसका AI से ताल्लुक किया, उसको 13 तरह के फूल पता होने चाहिए, किस फूल पर कांटा लगता है, किस पर नहीं लगता, किस घास पर चुभती है, कौन सी घास नहीं चुभती। और दूसरी बात, पूरी दुनिया में अगर आप रेशो लेंगे, कितने लोग AI के बारे में बैक एंड प्रोग्रामिंग जानते हैं? 0.01% नहीं निकलेंगे। तो जिस तरह से आप लोग उसको इस्तेमाल किए चले जा रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, मतलब कि क्योंकि वो फायदे दे रही है। सो ख़त्म करने से पहले मेरे ख्याल से हमें थोड़ी जिम्मेदारी इख्तियार करनी चाहिए कि जल्द ये ना कहना पड़े कि वो देखो वो रोबोट जो मुकम्मल आदमी है और ये देखो आदमी जो नाकिस रोबोट है। वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम इलाही हमारे साथ मौजूद है। AI को कितना इस्तेमाल करना है, ऑस्ट्रेलिया की मिसाल हमारे सामने है।
जैसा कि कहा डॉक्टर खुर्रम इलाही ने कि 15 साल तक एटलीस्ट आप अपने बच्चे को दूर रखिए, लेकिन मसला ये 15 साल क्या 2 साल का बच्चा भी जब तक उसके हाथ में फोन नहीं होता ना, कोई वीडियो नहीं चल रही होती है, तब तक वो खाना पहले फोन दूर रखें, आप अक्सर ये बात कर रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, पहले फोन दूर रखना है, फिर AI से दूर रखना है, उससे पहले आपने खुद फोन से दूर रहना है, ये बड़ा जरूरी है। अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, उनको एक्सपीरियंस दीजिए जिंदगी का। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, अब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. सेगमेंट है मनी मैटर्स और यहाँ पर हम बात करते हैं आपके पैसों के बारे में, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि इकोनॉमी मैटर करती है हमारे हाउस होल्ड के ऊपर। पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन 50 साल से ज़ायद काम करने के बाद इस माह के आखिर में बंद हो जाएगी। ये इक़दाम हुकूमत के उस मंसूबे का हिस्सा है जिसका मकसद खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी करना है। लेट्स सी, सबसे पहले अगर जो आवाम से रिलेटेड इदारा है उसकी निजकारी की जा रही है तो देखते हैं इसके असरात क्या होते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मौशियात फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो हुकूमत इक़दाम उठाने जा रही है इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इसका मकसद क्या है? कहा तो ये जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन 1971 में कायम हुई थी, बहुत अरसा हो गया, और वो वक्त था पाकिस्तान में जबकि सरकारी डेपो भी हुआ करते थे, पर्चियाँ मोहर के साथ लगा के लोगों को दी जाती थी, वहाँ से सब्सिडाइज रेट पे चीनी और चाय और इस किस्म की चीज़ें मिलती थी। वो दौर गुजर गया। आज ऑनलाइन भी लोग ऑर्डर करते हैं। ऑनलाइन में बल्कि आज ही देख रहा था इससे पहले कि ऑनलाइन अच्छी क्वालिटी कम से कम वो नज़र आते हैं फेसबुक पे जो आम है, वो बाहर की जो आपको मिलते हैं आम, उनकी कीमत से भी कम है और वो पैकिंग में आते हैं। अगर हम देखिए, जब बात की जाती है कि निजकारी करना है उन इदारों की जो कि बेसिकली एक बर्डन है हमारी मईशत के ऊपर या पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर, तो वो वाले बड़े इदारे, उनकी निजकारी पहले क्यों नहीं की गई? हम PIA की बात कर लें, अब रेलवे की भी बात की जाती थी, उसकी भी निजकारी की जाएगी, उस पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ बातें की जाती हैं। लेकिन आवाम को जो फ़ायदा दे रहा है ना इदारा, थोड़ा सा पहले उसकी ग्रॉसरी जो है थोड़ी सी उससे शायद सस्ती हो जाती थी, उसको सबसे पहले उसकी निजकारी की जा रही है। ये जी सही कह रही हैं। क्योंकि मुल्क में एक कल्चर ऐसा है, उसे आप अशराफिया कल्चर कह लें, बड़े लोगों का कल्चर कह लें, जो कुछ भी कह लें, वो जिन चीज़ों से डायरेक्टली बेनिफिट करते हैं ये फ़ायदा होता है। मसलन अब वज़ीर रेलवे ने अजीब सी बात की 2 दिन पहले कि जी पिंडी रेलवे स्टेशन पे एस्केलेटर्स लगेंगे जी, और वो एस्केलेटर्स से ताकि दूसरे प्लेटफॉर्म पे लोग जा सकें। ठीक है, अवाम नास की हो सकता है ज़रूरत हो, लेकिन आप फिर उस हिसाब से ट्रेन्स को रीमैच कर दें, कुछ प्लेटफॉर्म बदल दें। व्हाट अबाउट दोज पीपल जो कि वहाँ पर एम्प्लॉइज हैं यूटिलिटी स्टोर का क्या होगा? उनको कहाँ पर फिर एडजस्ट किया जाएगा? कोई प्लान नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उन्हें आर्जी समझा जा रहा है, वो ले ऑफ होंगे, उन्हें कोई कॉम्पेंसेशन। कोई डाटा है आपके पास कितने लोग इससे मुतासिर होंगे और कितने स्टोर्स बंद होंगे? देखिए, ये डेटा थोड़ा सा मुतनाज़ा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2000 इनमें से स्टोर्स ऐसे हैं जो कि बंद हो चुके हैं। अच्छा, 2000 बंद हो गए जी, लेकिन लोग ये कहते हैं कि वो जाके आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अभी भी वो कई जगहों पे चल रहे हैं। अच्छा, एम्प्लॉइज का 50 साल से क्योंकि ये इदारा चल रहा है, तो फिर अभी भी मुतनाज़े क्यों है डेटा? टोटल कितने स्टोर से अगर हम बात करें तो? ये तो शुरू में जो पब्लिश डेटा है, शुरू में तो 6000 स्टोर से तकरीबन। लेकिन वो अजीब एक चीज़ है, सूरत हाल है कि मसलन मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी ने बताया कि जी कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जो कि पेपर पे ऑन पेपर इन ऑपरेशनल हैं, लेकिन अगर वहाँ पे जाके देखें तो दुकान सजी हुई है। और क्या वो कुछ लोगों ने हथियार लिया अपने लिए और वहाँ पे वो अपनी दुकान चला रहे हैं। मामला तो पहले ये भी था ना, जब बाकायदा यूटिलिटी स्टोर्स काम कर रहे थे तो क्वालिटी लोग कहते थे कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनके ऊपर जो चीज़ें पड़ी हैं आम मार्केट की निस्बत वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो हुकूमत यहाँ पर तो घपले तो यहाँ पर भी थे, फिर लोगों को अकाउंटेबल किया गया यहाँ पर। बिल्कुल, ये क्वालिटी का बहुत बड़ा इशू था, और वो उसी तरह मवाजना आप कर लें आजकल स्टोर्स में, जैसे वो DC काउंटर है जी, आप वो उनका वहाँ पे जो डिस्प्ले पे जो चीज़ है, दाल है, चावल है, आप उठा के उसका मवाजना करें जो कि रेगुलर काउंटर्स पे हैं, तो आपको बिल्कुल फ़ौरन उसका फ़र्क
क्वालिटी का फ़र्क महसूस अच्छा, तो होगा। चीज़ें मिलती भी नहीं, मुतबादिल क्या दिया जाएगा फिर आम आवाम की? अगर हम बात करें जो यहाँ से ग्रोसरी करते थे, शॉपिंग करते थे, जो ऑनलाइन चीज़ें नहीं मंगवाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मोबाइल यूज़ करना भी नहीं आता है, वो यहीं से जाते थे और महीने का अपना सौदा सल्फ लेकर आते हैं, उनके लिए मुतबादिल भी फिर क्या दिया जा रहा है? कोई प्लान? फिलहाल तो कुछ नहीं दिया जा रहा। अच्छा। और देखिए बदकिस्मती ये है कि कल ही एहसन इकबाल प्लानिंग मिनिस्टर ने ये पब्लिक में बताया है कि मुल्क में शरह खानदगी लिटरेसी रेट 60% है। वो कहते हैं 90% से ऊपर लेके जाना चाहिए, वो तो जब होगा सो होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि 40% को तकरीबन 10 करोड़ लोग बनते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं जी। अच्छा, जो 60% की लिटरेसी है वो भी हमें पता है, बहुत से और आई थिंक वो मैट्रिक तक के बंदे को समझा जाता है कि वो है पढ़ा लिखा है, उससे ज़्यादा जो है फिर वो बहुत ही कम हो जाते हैं, अपना नाम लिख सके, मेरे ख्याल से खानदगी के उसमें वो जी बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि वो 10 करोड़ लोगों का क्या बनेगा, फिलहाल तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। ऑनलाइन ठीक है, वो 15 करोड़ बाकी जो हैं उनमें से भी कितने ऑनलाइन अपनी तो हुकूमत की तरजीह क्या है? एक आम जो गरीब इंसान है, वो गरीब जो शहरी है, उसको सब्सिडाइज अशिया खुरनोश किस तरह से पहुंचाई जा सकती है? कोई बैकअप प्लान है हुकूमत का इसके अलावा? तरजीहात में आप देख लें, एस्केलेटर वर्सेस यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, अभी मैंने आपसे को जो मिसाल दी, उसके अलावा बजट में आप देख लें, हमने देखा ही है कि कितने ज़्यादा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे खर्च किया जा रहा है और या इंटेंशन है, जबकि मुल्क में और ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, खुराक का बहुत बड़ा मसला है। तो प्रायोरिटीज़ तो नज़र आ रही हैं और इसमें भी बदकिस्मती से ही आप सही फरमा रही हैं कि वो है मामला कि वहाँ पे लोगों का क्या होगा जो ले ऑफ होते हैं। एक अमीर आदमी भी ग्रोसरी जब करता है उसको भी वही रेट पे दालें मिलती हैं, एक गरीब आदमी, तो यहाँ पर फ़र्क जो है वो लाइन ड्रॉ करनी कितनी ज़रूरी है हुकूमत के लिए, ताकि ठीक है आप अमीर से जो जितना मर्जी आप पैसे चार्ज कर लें या टैक्सेस चार्ज कर लें, लेकिन गरीब को कम से कम सब्सिडाइज चीज़ें मिलें। बिल्कुल, लेकिन उसका अब नेमुल बदल, मैंने किसी से वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जिन साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि जी फिलहाल तो BISP है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। व्हेन वी लुक एट द IMF, वो कहता है कि भाई आपने सब्सिडीज जो दी हुई है इनको खत्म करें, अपना खसारा जो है उसको कम करें, वहाँ से वो प्रेशर भी है। लेकिन जो सोशल सेफ्टी नेट्स की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक ने हमें कहा है और इदारों ने कहा है, मेरे ख्याल में मुल्क में पूरे नहीं हैं। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, सरकारी स्कूल में चले जाएं, आपको वहाँ पे हालात देख के अंदाज़ा हो जाता है कि आप ट्रांसपोर्ट की बात करें, अभी खबर आई है कि वो बसों का और रेलवे का किराया जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उससे लोगों की ज़िंदगी के ऊपर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब। मैं बड़े दुख के साथ हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हम मईशत की जब बात करते हैं और हुकूमत की तरजीहात की बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि आम आदमी वहाँ पर कहीं पर भी है, सिर्फ बयानात की हद तक तो नज़र आता है, इससे ज़्यादा नज़र नहीं आता। और इसी दुख के साथ मैं शुक्रिया भी अदा करूंगी फरहान साहब का और आपसे अल्लाह हाफ़िज़ भी चाहूँगी, इस उम्मीद के साथ कि आगे आने वाला वक्त जो है ना वो अच्छा होगा। आप अच्छा सा दिन गुजारिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। किसकी लॉबिंग करनी है हमें?